ये एक ऐसा जीव था जिससे पूरी दुनिया नफरत करती थी, लेकिन जिस पल मैंने इसे बुलाया मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं उसे बार बार गले लगाने और प्यार करने लगा। ये देखकर मेरे साथ पढ़ने वाले तुरंत मेरा मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि मैं बहुत ज्यादा चालाक हूं। यहाँ तक कि मेरे क्लास के टीचर, जिन्होंने मुझसे बहुत उम्मीद लगा रखी थी, उन्होंने मेरी हरकतों पर अपनी मेहनत बेकार करने के लिए मुझे गुस्से में डांटा। मैं बिना कुछ समझाए बस मुस्कुरा दिया, फिर मुड़ा और अपनी सारी चीजें बेचकर उस छोटे कुत्ते के खाने के लिए 10,000 पाउंड मॉन्स्टर का मांस खरीद लिया, जिससे उसके शरीर के अंदर की छिपी हुई ताकत शुरू हो सके। इस पल मैंने उसके छोटे से सिर को धीरे से सहलाया और तुरंत मेरे दिमाग में एक आवाज सुनाई दी, हमेशा की वफादारी, कभी धोखा न देने का वादा। क्या आप इस खास रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? तब मैंने तुरंत हाँ चुन लिया। बहुत तेज दर्द में, जैसे मेरी आत्मा के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हों, मैं चीखा और जमीन पर गिर गया। मेरे आसपास के दोस्तों को लगा कि मैं इस झटके को संभाल नहीं पाया और वे मुझे ताना मारने लगे। मेरी सुंदर गर्लफ्रेंड लियू रूहान भी आगे आई। उसकी आवाज में थोड़ी माफी का भाव था, क्योंकि उसने मुझसे धीरे से कहा, यह एग्जाम हमारे जैसी आम फैमिली के लिए एक ऊंचे समाज में जाने का इकलौता मौका है। अभी अभी लियू यांग ने मेरे साथ टीम बनाने के लिए हाँ कर दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं शांत होकर खड़ा हुआ और आराम से जवाब दिया, ठीक है। वह सीधा और ठंडा जवाब सुनकर जो सफाई वह देने वाली थी, वह तुरंत उसके गले में ही रुक कर रह गई। अनदेखा के जाने का एहसास उसके अंदर उमड़ पड़ा। इसके तुरंत बाद उसने गुस्से से एक सांस ली और बिना कुछ सोचे समझे वहां से मुड़कर चली गई। उसके बगल वाली लड़की ने भी मेरी तरफ नफरत से देखा। वह शायद बस शांत होने का नाटक कर रहा है। रूहान, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। तुम उसके सामने इतनी कमजोर क्यों हो रही हो? क्या वह छोटा सा हाथ के साइज का कुत्ता तुम्हें डिजर्व भी करता है? लेकिन इस पल मैंने उन दोनों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि यह रिश्ता पूरा होने के बाद मैंने देखा कि वह छोटा कुत्ता जाग चुका था। उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका सब कुछ निगल जाने वाला स्वभाव, उसे अपने खाए हुए सारे खाने को ताकत में बदलने की इजाजत देता था, सभी सीमाओं को तोड़कर लगातार बढ़ने के लिए, सीधे अपने बंधनों से आजाद होकर अपना बदलाव पूरा करने के लिए। ऐसा लगता है कि यह दर्द बेकार नहीं गया था। पूरे देश में देखने पर जिन लोगों ने यह ताकत जगाई थी, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था। जब भी ऐसा कोई इंसान सामने आता, पूरा देश तुरंत उन्हें सबसे ऊंचा स्थान दे देता, यहाँ तक कि शुरू से अंत तक उनकी अच्छे से रक्षा करने के लिए लोगों को भेजता। वजह साफ है, वे बहुत ताकतवर होते हैं। मैंने उस छोटे काले कुत्ते को पकड़ा और उसे सीधे अपने सामने खींचा। अब से तुम्हारा नाम हेई मिंग है। अच्छे से रहो, मेरे लिए अच्छे से काम करो। उसने खुद को चाटा। वह बहुत खुश लग रहा था। मैंने उसकी तरफ मांस का एक टुकड़ा फेंका और जल्द ही उसने उसे पूरी तरह खा लिया। आम मांस निगलने से 0.05 बढ़ जाते हैं। जैसे ही आवाज आई, हेइमिंग का शरीर थोड़ा बड़ा हो गया, जिसे आसानी से देखा भी नहीं जा सकता था। उसके सारे बुनियादी गुण भी 1 पॉइंट बढ़ गए, और यह तो बस एक आम मांस का टुकड़ा था। अगर वह बाद में और भी ज्यादा खाना निगलेगा तो कौन जानता है कि वह कितना डरावना और ताकतवर बन जाएगा। यह सोचकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन जिस चीज ने मुझे और भी ज्यादा हैरान किया वह यह थी कि मेरी खुद की ताकत भी थोड़ी बढ़ती हुई सी लगी। ऐसा लगता है कि यह जादुई हाथ उस ताकत का कुछ हिस्सा ले सकता है जो मेरा जीव सोखता है और उसे वापस मुझ में भेज देता है। इसके तुरंत बाद मैंने बदले हुए जीवों का 10,000 पाउंड मांस खरीदने के लिए 6 मिलियन खर्च किए। जिस पल मेरे मन में हेइमिंग को बुलाने का विचार आया और अपने सामने ताजे लाल मांस का ढेर देखकर हेइमिंग ने तुरंत अपने शरीर के अंदर गहरे कुछ महसूस किया। उसके अंदर एक तेज इच्छा उमड़ पड़ी और उसने तुरंत अपना मुंह खोला और आगे झपटा। एक पागल की तरह मांस को खाने लगा। मांस का हर एक टुकड़ा जो उसने निगला वह जल्दी से बदल गया, जबकि वह अभी भी होश में नहीं था। अपना खाना रोकते ही हेइमिंग के शरीर में ताकत के अनगिनत रास्ते उमड़ पड़े। उसका रूप एक हैरान कर देने वाली रफ्तार से बढ़ने लगा। उसी समय मैंने अपने खुद के शरीर को धीरे धीरे मजबूत होते हुए महसूस किया। आधा घंटा बीत गया और हेइमिंग 2 मीटर से ज्यादा लंबा हो चुका था। मेरी ताकत भी 10 पॉइंट बढ़ गई, जिससे मैं किसी भी क्लास में सबसे अलग दिख सकता था। हेइमिंग की लगभग धोखा देने जैसी बढ़ती ताकत ने मुझे दूसरों के साथ के फर्क को जल्दी खत्म करने की इजाजत दी। ये सोचते हुए मैंने अब और देर नहीं की और सीधे स्क्रीन का बटन दबा दिया। जैसे ही फैसला पक्का हुआ, हेइमिंग के शरीर के गहरे अंदर वह भयानक ताकत तेजी से भड़कने लगी। तुरंत ही खास काली ताकत के रास्ते खुले, शरीर के हिस्से तेजी से बंटने लगे और शरीर को फिर से जोड़ा गया। उसकी जान एक ऊंचे स्तर पर जा रही थी। बधाई हो, आपके जीव हेइमिंग को एक नया हुनर मिला है। बधाई हो, आपका जीव जाग चुका है। नई ताकत, बड़ा रूप, शरीर का साइज 3 गुना, ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई, बचाव 300% बढ़ गया, रफ्तार आदि कम हो गई। इस बदलाव के बाद हेइमिंग की सारी ताकत 50 पॉइंट को पार कर गई, और यह तो सिर्फ उसकी पहली हालत थी। बड़े से बड़े जीव भी इससे मुकाबला नहीं कर सकते थे। इंसान इन जीवों को 4 स्तरों में बांटते हैं, कम, बीच का, ऊंचा और सबसे ऊंचा। परखने का मुख्य तरीका सबसे ऊंची ताकत देखना है। जहां तक सबसे ऊंचे स्तर की ताकत तक पहुंचने वाले जीवों की बात है, ऐसा कोई भी अभी तक इस देश में सामने नहीं आया था। इसके बाद मैं हेइमिंग को आराम कराने के लिए घर ले गया।
ये देखने की तैयारी करने के लिए कि कल के एग्जाम में कौन से बड़े महारथी सामने आएंगे। अगले दिन अनगिनत छात्र चौक पर इकट्ठा हुए। लुवेन ध्यान से समझा रहे थे कि गुफा में कैसे जाना है और अंदर किन बातों पर ध्यान देना है। ये एग्जाम कई टॉप स्कूलों के छात्रों को एक जगह पर साथ लेकर आया था। लड़ने का दबाव लगभग अपने सबसे ऊंचे स्तर पर था। लियू यांग, जो पहले भरोसे से भरा था, अब इतना घबराया हुआ था कि उसकी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। त्राणलाम, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? बस हार मान लो, ये तुम्हें आगे और शर्मिंदा होने से बचा लेगा। एक अच्छी कहावत है, भले ही तुम कभी ना लड़े हो, फिर भी तुम खुद को बेवकूफ बना सकते हो कि तुम कभी हारे नहीं। जिसने अभी अभी उसे ताना मारा था वो ये चाव था, और उसके अलावा वहां एक जादूगर के कपड़ों में एक सुंदर लड़की थी जिसका नाम लियू रूहान था। ये साफ था कि वे एक ही टीम के साथी थे, लेकिन मैंने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। ठीक तभी एक घंटी बजी और चारों पुराने तांबे के दरवाजे एक साथ खुल गए। थोड़े खुले दरवाजों से एक ठंडी डरावनी हवा तुरंत बाहर आने लगी। सभी छात्रों ने बिना किसी संकोच के उस गुफा की जानकारी को ध्यान से चेक किया जिसमें वे जाने वाले थे। ओह नहीं, हमारे स्कूल को फिर से सफेद हड्डियों वाला जंगल मिला है। ये सबसे ज्यादा फेल होने वाले रास्तों में से एक है। गुफाओं की मुश्किल में इतना ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें शिकायत करने जैसा क्या है? तीसरे स्कूल को तो इससे भी आसान रास्ता मिला है, इसलिए तुम लोगों के पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं है। ये देखकर लुवेन ने जल्दी से अपने पीछे के छात्रों को सावधान किया। उस जंगल का रास्ता बहुत उलझा हुआ था और अंदर की झाड़ियां बहुत घनी थीं। उन्हें जीवों के अचानक हमले से बचने के लिए पूरी तरह सावधान रहना था और अपने आसपास किसी भी हरकत पर नजर रखनी थी। फिर लुवेन ने एक ऐसी चीज निकाली जो हाथ की घड़ी जैसी दिखती थी। ये एक मैकेनिक द्वारा बनाई गई नंबर गिनने वाली मशीन थी। ये छात्रों द्वारा कमाए गए पॉइंट को भेज सकती थी। इसके तुरंत बाद एक घंटी बजी, एक और घंटी बजी जो एग्जाम के शुरू होने का इशारा थी। सफेद कवच में एक जवान लड़की जिसके लंबे बर्फीले नीले बाल थे और एक बेहद सुंदर चेहरा था। वह गुफा में जाने वाली पहली लड़की थी। वह सु लिंगक्स्यू थी जो हमारे तीसरे स्कूल की लीडर थी। उसने अकेले जाना चुना। टीम जितनी बड़ी होगी पॉइंट उतने ही कम मिलेंगे। जिनके पास ताकत होती है वे आमतौर पर अकेले जाना ही चुनते हैं। अनगिनत छोटे छात्र चौक के चारों ओर बैठे थे, खुशी से हालात पर बात कर रहे थे। मैंने धीरे से गुफा से अपने जुड़ाव को चालू किया। तुरंत ही एक सफेद रोशनी ने मुझे घेर लिया। मैंने भी अकेले अंदर जाना चुना। सभी छात्रों के जाने के बाद एक 20 लेवल के आदमी ने अपना हाथ हिलाया और 4 स्क्रीन्स ने अंदर के नजारे दिखाना शुरू कर दिया। उस पल एक सफेद रोशनी चमकी और दूसरे स्कूल के एक छात्र ने अपनी मर्जी से कदम पीछे खींच लिए। स्कूल के सभी उस्तादों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर चुपचाप अपने सिर झुका लिए। अपनी तरफ उठती अनगिनत मजाक उड़ाती नजरों को महसूस करते हुए ली मिंगसी का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। वह चुप रहा, पानी की स्क्रीन को ध्यान से देखता रहा। स्क्रीन पर नजारा धीरे से बदला। अचानक सामने आया कि एक अकेला नौजवान एक घने जंगल के बीच में खड़ा है। वह लगातार अपने आसपास की चीजों को देख रहा था। ली मिंगसी हैरान था, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कल हमारे स्कूल के प्रोग्राम में क्या कोई ऐसा छात्र था जिसके पास इतनी अच्छी ताकत हो? ये सुनकर लुवेन के पास कोई शब्द नहीं थे। वह पूरी तरह समझ गया, मैं बस एक आम जादूगर हूं, लेकिन अभी इस जगह पर मैं एक पल के लिए हैरान हुआ। फिर तुरंत खुद को संभाला और अपने आसपास देखा। अचानक मैंने किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी। बिना 1 सेकंड की देरी के मेरे बाएं हाथ ने हवा को पकड़ा और मेरी हथेली में 1 मीटर से ज्यादा लंबा डंडा सामने आ गया। पानी के ड्रम के साइज का एक लंबा गहरा हरा कीड़ा तुरंत ऊपर से नीचे आया। उसका मुंह खुला था जिससे उसके बेहद तेज दांत दिखाई दे रहे थे। मैंने डंडे को घुमाया और दूसरा हिस्सा सफेद रोशनी से चमका जिसने तुरंत उस हरे कीड़े के शरीर को चीर दिया। वह कीड़ा 2 टुकड़ों में बट गया और एक कटी पतंग की तरह जमीन पर गिर गया। एक मैसेज सामने आया, मैंने जहरीले दांतों वाले कीड़े को हरा दिया था और 5 पॉइंट पाए थे। उसी समय मेरी कलाई पर एक मैसेज आया, मेरा नंबर 15 बढ़ गया और बाहर हर कोई दंग रह गया। क्या वह एक जादूगर नहीं था? लेकिन इस तरह की फुर्ती और रफ्तार साफ तौर पर बस सिर्फ वही कर सकता था जिसकी रफ्तार बहुत तेज हो। लुवेन भी उतने ही हैरान थे। हालांकि मैंने पहले की लड़ाई में काफी अच्छा काम किया था, लेकिन यह कभी भी इतना अजीब नहीं था जितना यह था। कीड़े को हराने के बाद मैं सीधे जंगल के गहरे हिस्से की तरफ चल पड़ा। ठीक तभी एक अजीब आवाज के साथ हरी खाल वाले छोटे बदसूरत जीव एक के बाद एक सामने आए। मैंने तुरंत उन्हें गॉब्लिन्स की तरह पहचान लिया। किताबें उन्हें बहुत लालची और खाना कम होने पर अपनों को ही मार डालने वाला बताती हैं। मैंने अंदाजा लगाया कि वे लगभग 50 या 60 थे। अगर ये गिनती एक साथ हमला करती तो मैं शायद बच नहीं पाता। इसके तुरंत बाद मैंने अपने दिमाग में हेइमिंग को बुलाया। एक पल में एक सफेद रोशनी चमकी और एक लंबी भेदिए की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। हेइमिंग की बर्फीली आंखें अपनी तरफ भागते गॉब्लिन्स पर टिक गईं। उसने अपने तेज दांत दिखाए, अचानक अपने चारों पैरों पर जोर लगाया और एक गोली की तरह भागा। आगे वाला जीव तुरंत कुचल गया, उसका सिर टूट गया और उसका शरीर अभी भी पीछे की तरफ फेंक रहा था। दोनों तरफ के 2 जीव चिल्लाए और अपने हथियार उठाए। हे मिंग की पीठ पर मजबूत हड्डियां मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। मिंग! एक आवाज के साथ हड्डी मौके पर ही टूट गई। हे मिंग ने अपना पंजा घुमाया, सीधे उसके सिर पर निशाना लगाते हुए, और उसे भारी ताकत के साथ नीचे लाया। उसका सिर तुरंत फट गया।
हेमिंग ने सारा बचाव छोड़ दिया और एक भयानक लड़ाई में ऐसे कूद गया जैसे किसी खाली जगह में हो। यहाँ तक कि कम दिमाग वाले गॉब्लिन्स भी डर महसूस करने लगे। उन्होंने तुरंत हमला करना रोक दिया और घबराकर इधर उधर बिखर गए। अब जब वे यहाँ आ चुके थे तो कोई भी बचकर नहीं भाग सकता था। मैंने हेमिंग को हुक्म दिया कि वह उनके भागने के रास्ते पर उनका पीछा करे। इसी बीच मैं सबसे पास वाले गॉब्लिन की तरफ भागा। ये खतरनाक नजारा देखकर बाहर खड़ी भीड़ में खलबली मच गई। हमारे स्कूल के पास सच में इतना ताकतवर छात्र है, उसके बुलाए जीव इतने मजबूत हैं, इसलिए यह बात समझ आती है कि उसकी खुद की लड़ने की ताकत इतनी ज्यादा है। वह सच में बहुत बढ़िया है। स्कूल के देखने वाले हिस्से पर छोटे छात्र बहुत खुश थे। किसी को यह पता चलने से 10 मिनट पहले कि मेरा सामना इन जीवों के एक बड़े झुंड से हुआ था, सबको लग रहा था कि मैं पक्का बाहर होने वाला हूं। लेकिन फिर एक इंसान और एक जीव, हमने पूरे झुंड को साफ कर दिया। ये देखकर ली मिंगजी तुरंत खुशी से झूम उठे। शायद इस स्तर पर इतनी जल्दी पहुंचने के लिए उसके पास कम से कम एक भी लेवल की ताकत होनी चाहिए, और वो भी पूरी तरह तैयार ताकत। उसकी क्षमता लगभग एक ऊंचे दर्जे के जीव के बराबर है। हमारे स्कूल को आखिरकार एक ऐसा होशियार लड़का मिलने वाला है जो स्कूल का नाम ऊंचा रख सके। सच में? वो अपने पीछे खड़े चेन लिन की तरफ मुड़े और पूछा, उसके पास अभी कितने पॉइंट हैं? मशीन के मुताबिक उसका इस समय का स्कोर 560 पॉइंट है, जो हमारे स्कूल में सबसे आगे चल रहा है। लेकिन तीसरे स्कूल की सू लिंगक्स्यू और भी ज्यादा डरावनी है। उसका 830 का स्कोर बाकी सभी से बहुत आगे है। ये सुनकर ली मिंगजी और बाकी उस्तादों ने एक गहरी सांस ली। उसे अंदर गए अभी 20 मिनट से भी कम हुए थे। ये कामयाबी उसे राज्य के मुकाबले के लिए चुनने के लिए काफी थी। अंदर जीवों के मरे हुए शरीरों से रोशनी निकली। वह ताकत की लपटें जल्दी से मेरे शरीर में समा गईं। मेरा स्तर भी तेजी से बढ़कर लेवल 2 हो गया और मेरी दिमागी ताकत थोड़ी सी बढ़ गई। ये एक आम काम की सीमा है। हालांकि शुरुआत में रफ्तार के साथ चलना मुमकिन है, लेकिन समय के साथ यह फर्क सिर्फ बढ़ता जाएगा और आखिरकार एक बड़ा गड्ढा बन जाएगा। पर कोई बात नहीं, मैं अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता हूँ। ब्लैकमिंग ने इस फर्क को खत्म करने के लिए काम को उल्टा कर दिया। हालांकि मेरा स्कोर पहले से ही जरूरी स्तर तक पहुंच चुका था और कॉलेज में मेरा दाखिला पक्का था, लेकिन मेरा रास्ता वहीं नहीं रुका। इस समय ब्लैकमिंग एक जीव के शरीर को चबा रहा था। मैंने उसे धीरे से सहलाया और कहा, चलो, असली शिकार तो अभी शुरू हुआ है। ये जीव 7 के झुंड में रहते हैं। अगर उनकी लड़ने वाली टुकड़ी यहाँ दिखाई दी है तो पास में ही कोई गुफा जरूर होगी। 10 मिनट से ज्यादा बीत चुके हैं और मुझे रास्ते में कोई और जीव नहीं मिला। इसने मेरे शक को और मजबूत कर दिया। हालांकि इसे गुफा कहा जाता था, पर यह एक अलग जादुई दुनिया जैसी ज्यादा थी। अंदर की हर चीज गेम की तरह अपने आप फिर से सामने नहीं आती थी, बल्कि कुदरत के नियमों के मुताबिक चलती थी। अचानक हवा से कई नुकीले तीर नीचे आए और जीव हर तरफ से निकल पड़े, जोर से चिल्लाते हुए और हमला करने के लिए अपने हथियार घुमाते हुए। मेरे चेहरे पर डर का एक निशान भी नहीं था। मेरा डंडा तुरंत एक तलवार में बदल गया और पलक झपकते ही मैंने एक जीव का सिर काट दिया। मैं जैसे कभी ना हारने वाले मोड़ में था। मेरा पूरा ध्यान लड़ाई पर था, तेजी से इसे खत्म कर रहा था। मैंने इन कमजोर जीवों को मार डाला। हर बार जब मैं खुद को बचाता, मेरी तलवार सीधे उनकी जान ले लेती। उस पल मैं हवा में उड़ती एक तितली जैसा था। बस वे पंख मौत का इशारा थे। लड़ाई बहुत सुंदर थी, एक कला की तरह, फिर भी रूह कंपा देने वाली तेज, जिसने देखने वालों को बांध लिया। पूरे स्कूल के उस्तादों से लेकर छात्रों तक के चेहरों पर अचरज और खुशी दोनों थी। ये लड़ने का तरीका सच में उस्तादों जैसा था। ये साफ था कि उसने खुद को तैयार करने के लिए काफी मेहनत की थी। उसकी तलवारबाजी और भी ज्यादा डरावनी थी। हर वार सीधे गले पर था। एक छोटी सी चूक का मतलब होता निशाने को न गिरा पाना। इस समय उन्होंने किसी और की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। सबकी आंखें मुंह पर टिकी थी। किसी ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें मुझसे नहीं हटाई। लुवेन का मुंह थोड़ा सा खुला रह गया। अपने स्कूल के 3 सालों के दौरान उन्होंने मुझे असली लड़ाई में कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि प्रैक्टिस के दौरान भी नहीं। ये लड़ियच का अपनी खूबियां बहुत अच्छे से छिपा रहा है। ये बात अच्छी नहीं है। वह 6 लेवल के जीवों का एक ग्रुप है, पूरे 13 जीव। चेनली अब मुसीबत में पड़ने वाला है। रुको, वहां आग वाले जीव और बर्फ वाले जीव भी हैं। जीवों के पूरे झुंड को अकेले इस तरह चुनौती देना, ये बहुत खतरे से भरा था। उस्ताद चिंता के साथ देख रहे थे। इस झुंड के आने के बाद पूरा ग्रुप जैसे एक जगह जमा हो गया। अब वे पहले की तरह बिना सोचे समझे आगे नहीं बढ़ रहे थे। जब आग वाले जीव ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो हाथ जितने बड़े आग के गोले बने और सीधे मेरी तरफ आए। मैं लगातार हर आग के गोले से बचता रहा। बाकी जीवों ने तुरंत मौके का फायदा उठाया, हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए। मैंने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और सीधे मेरी तरफ आते नुकीले तीर से खुद को बचाया। इसके तुरंत बाद मैंने हाथ आगे बढ़ाया, तुरंत दूसरे जीव का गला पकड़ा और उसे हवा में उछाल दिया। आग का गोला उसकी तरफ गया और तेज लपटें धमाके के साथ फटी। एक पल में उसने जीव के शरीर को घेर लिया। फिर मैंने खुद को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। हर जीव को एक गोले की तरह पकड़कर सीधे आग वाले जीवों के झुंड में फेंकने लगा। मेरे भगवान, क्या इस तरह लड़ना मुमकिन भी है? बाहर इस नजारे को देखने वाले सभी छात्र दंग रह गए। क्लास टीचर लू वैन भी हैरान थे। ऐसा लगा जैसे उन्होंने भी यह तरीका कभी नहीं सिखाया था। इस जगह पर मैंने आग वाले भेड़ियों के ग्रुप को पूरी तरह उलझा दिया था। वे मंत्र पढ़ते ही अपनों को ही मार रहे थे। अगर वे मंत्र पढ़ने के लिए एक जगह रुकते तो वे ही खत्म कर दिए जाते। एक लंबी लड़ाई के बाद ब्लैकमिंग आखिरकार पीछे पहुंच चुका था, उन्हें एक एक करके खत्म करते हुए। 100 से ज्यादा जीवों में से सिर्फ कुछ ही बचे
उनके पास मुड़कर भागने का ही रास्ता था, लेकिन इस बार मैंने उनका पीछा नहीं किया। मैं आराम से उनके पीछे पीछे चला, उन सातों के रहने की जगह को तबाह करने की तैयारी करते हुए। मैंने बचे हुए भागते जीवों का पीछा किया, फिर उनके पीछे एक पहाड़ी गुफा में गया। ऊपर पहाड़ी से कई छोटे पतले हरे साए अचानक नीचे आए। मेरा हाथ कसा और मेरे हाथ में मौजूद तलवार ने एक दिशा में वार किया। एक जीव का सिर और शरीर तुरंत जमीन पर गिर गए। बचे हुए दो को भी ब्लैकविंग ने अंधेरे में देखने की ताकत से पकड़ लिया और एक आवाज के साथ उन्हें पूरा निगल गया। अचानक रास्ते के एक मोड़ पर अनकृत लपटें दिखाई दी और मेरा चेहरा थोड़ा बदला। मैं तुरंत पीछे हटा। अनगिनत बदसूरत साए पूरी पहाड़ी पर रेंग रहे थे। मेरा चेहरा गंभीर हो गया। मैंने जोर से चिल्लाया, हे मिंग को बुलाते हुए। हे मिंग का शरीर तुरंत एक डरावनी रफ्तार से बढ़ गया। उसकी बड़े रूप की ताकत शुरू हो गई और वह तुरंत आगे बढ़ा। हवा में अपनी तरफ आते जीवों के झुंड से टकरा गया। आसपास के जीवों को उसने कुचलकर टुकड़ों में कर दिया। ब्लैकविंग ने एक बड़ा पंजा नीचे चलाया। सीधे शरीर को कुचलते हुए खून हर तरफ बिखर गया। उस पल एक भयानक दहाड़ गूंजी जिसने पूरी गुफा को हिला दिया। उसकी गर्दन घने बालों से ढकी थी, उसकी नसें फूली थीं, उसका शरीर एक छोटी इमारत जितना ऊंचा था। एक डरावना जीव धीरे धीरे बाहर निकला, ब्लैकविंग को गुस्से से घूरते हुए। मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। ये बॉस था, ये सच में बॉस था। वह बड़ा जीव अपने भारी पैरों के साथ आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज तुरंत गूंजी, हर कदम जमीन को हिला रहा था। ब्लैकविंग ने कोई डर नहीं दिखाया। हमले का सामना करने के लिए सीधे आगे बढ़ा। ब्लैकविंग के तेज पंजों पर एक काली रोशनी चमकी। पहला वार बड़े जीव पर लगा। उसके शरीर पर 4 हल्के जख्म छोड़ते हुए, दर्द महसूस करते हुए वह जीव और भी ज्यादा गुस्से में आ गया। 2 बड़े हाथों ने ब्लैकविंग को कसकर पकड़ा, उसके सिर को ताकत से नीचे पटकते हुए। ब्लैकविंग के चारों पैर तुरंत ढीले पड़ गए और इस झटके की वजह से खून उसके मुंह के कोने से बहने लगा, क्योंकि वह दर्द से कराह रहा था। ब्लैकविंग को दबा हुआ देखकर मैंने तुरंत अपने काम का हुनर, ताकत बढ़ाने का मंत्र इस्तेमाल किया। उसके सारे बुनियादी गुण 20% बढ़ गए। एक तेज सफेद रोशनी चमकी। ब्लैकविंग के शरीर पर उसकी ताकत तुरंत बढ़ी। पलक झपकते ही ब्लैकविंग ने बड़े जीव को जमीन पर फेंक दिया और उसे काट लिया। मांस का एक बड़ा टुकड़ा निकाल दिया। उस जीव की आंखें लाल हो गईं। उसकी गुस्से वाली ताकत शुरू हो गई। दोनों जीव एक भयानक लड़ाई में फंस गए और तेजी से लड़ने लगे। मैं अपने मंत्र को बनाए रखता रहा और साथ ही लगातार ठीक करने वाले मंत्र इस्तेमाल करता रहा। यह हंगामा आसपास के 100 मीटर के इलाके में फैल गया। यह कौन सा उस्ताद था जो बॉस से इतनी तेजी से लड़ रहा था? इस समय 3 लोगों के एक ग्रुप ने खबर सुनी और वहां भागकर आए। उन्हें लगा कि वे मदद भी कर सकते हैं और सामान का कुछ हिस्सा ले भी सकते हैं, लेकिन जब वे आए तो तीनों जम गए, क्योंकि बॉस से लड़ने वाली कोई टीम नहीं थी, बल्कि सिर्फ मैं अकेला था। उस पल मैंने अपनी तलवार से उस जीव पर एक आखिरी वार किया। उसकी जान पूरी तरह खत्म हो गई। पूरी लड़ाई के दौरान आसपास के किसी छात्र ने बीच में आने की हिम्मत नहीं की। लियू यांग और लियू रूहान भी उनमें शामिल थे। दोनों अपनी आंखें फाड़कर और मुंह खोलकर आगे देख रहे थे। यह लड़ाई का सिर्फ एक दिन में इस तरह बदल गया था। उस समय 4 लोगों का एक और ग्रुप पास आया। वह झाओ फेई था। अच्छी क्लास से झाओ फेई यांग। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे स्कूल में ऐसा कोई लड़ने वाला होगा। मैं देख रहा हूं कि आपका जीव काफी बुरी तरह जख्मी है। क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? मेरी टीम में एक बहुत अच्छा ठीक करने वाला उस्ताद है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पीछे खड़ी लड़ाकी ने उसे पैर मार दिया। जरूरत नहीं है, शुक्रिया। मुझे ऐसा कहते सुनकर वे जाने की तैयारी करने लगे। जाने से पहले उन्होंने अचानक मेरा 5320 का स्कोर देखा। ठीक उसी समय जब हर कोई अभी भी झटके में था, लियू रूहान शर्माते हुए पास आई। जैसे ही वह मेरे पास पहुंची, हेई मिंग की लाल आंखों ने ठंडे तरीके से उसकी तरफ देखा। उसे तुरंत महसूस हुआ जैसे वो किसी बर्फ के गड्ढे में गिर गई हो। उसके पैर कमजोर हो गए। मैं एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, इस डर से कि कहीं मैं फिर से उसकी भलाई के सामने हार ना जाऊं। इसके बाद मैं ब्लैकविंग को खाना खाने और खुद को मजबूत करने देने के लिए गुफा में वापस आया। जब सारे जीव काले भेदिये द्वारा खा लिए गए तो ताकत के एक घेरे ने उसे ढक लिया। ऐसा लगा जैसे इस बदलाव ने पहले से कहीं ज्यादा अच्छे नतीजे दिए थे। हालांकि घेरे से बाहर आने के बाद उसकी लड़ने की ताकत कितनी डरावनी होगी, यह देखना अभी बाकी था। इसके कुछ ही समय बाद तेज पंजों ने घेरे को चीर दिया। वह जादुई घेरा तेजी से चमका। ब्लैकविंग उसके अंदर से निकला। उसका शरीर और भी ज्यादा बड़ा हो चुका था। उसकी आंखें एक गहरे नीले रंग में बदल गई थीं, जो एक ठंडे रूप का एहसास करा रही थीं। उसने नए हुनर, डराना और आग भी पा लिए थे, और यहाँ तक कि उसकी क्षमता भी एक स्तर बढ़ गई थी। एक सच में पूरा बदलाव। इस जगह पर एग्जाम खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। मैं ब्लैकविंग पर सवार हुआ और दूसरे जीवों के ठिकानों को ढूंढना शुरू किया। 10 मिनट से ज्यादा बीत गए और ब्लैकविंग और मैं एक दूसरे बॉस के इलाके में पहुंचे। उसके इलाके के अंदर लेवल 15 का घूमता हुआ पेड़ों का राजा था। मुझे उसकी तरफ सीधे जाते देखकर बाहर खड़े ली मिंगजी ने मुंह बनाया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि हर कोई जानता था कि उस पेड़ वाले राजा की जान और वार करने की ताकत पहले वाले जीव से कहीं ज्यादा थी, 2 गुनी से भी ज्यादा। जबकि मैं सिर्फ लेवल 4 पर था। इतने बड़े इलाके में लड़ने में सक्षम होना पूरे देश में बहुत कम देखने को मिलता था। गुफा के अंदर जिस पल मैंने कीचड़ में कदम रखा, लाल आंखों वाले पेड़ के साए एक एक करके जागे।
उनके बड़े तने खुले मुंह में बदल गए। टहनियां बढ़ना शुरू हुई और फिर उन्होंने पूरे पेड़ को जमीन से उखाड़ दिया। हर एक टहनी सीधे मेरी तरफ आई, लेकिन मैंने कोई डर नहीं दिखाया। तुरंत आगे बढ़ते हुए पलक झपकते ही मैंने अपनी तलवार निकाली और एक झटके में 5 बार वार किया। मेरी रफ्तार पीछे सिर्फ परछाइयां छोड़ रही थी। वे टहनियां तुरंत कट गईं, एक बौछार में जमीन पर गिरते हुए। मेरी आंखें ठंडी हो गईं और मैं कुछ ही कदमों में पेड़ के पास पहुंच गया। मेरी तलवार सीधे उसके खुले मुंह में धंस गई। उस बड़े मुंह से भारी मात्रा में पेड़ का रस इस तरह बाहर निकला जैसे वह मुफ्त का हो। पेड़ की जान तुरंत खत्म हो गई और उसका पूरा तना गिर पड़ा। अपनों को इस तरह मरते देखकर आसपास के सभी पेड़ों ने अपने दांत और पंजे दिखाए और उसे घेर लिया। उस पल ब्लैकविंग गुस्से में गरजा, अपने एक ही पंजे से अपने सामने के पेड़ को चीरते हुए। फिर उसके शरीर से काली लपटें निकलीं, जिन्होंने पेड़ों को घेर लिया और दूसरों तक फैल गईं। पेड़ पागलों की तरह चिल्लाने लगे, डर में हिलते हुए, पर वे चाहे कितना भी जोर लगाते, वे उन काली लपटों को बुझा नहीं सके। वो आग उन्हें जला रही थी, उनकी जान को खत्म कर रही थी। ये देखकर मैं काफी हैरान था। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि काले भेदिये की आग इतनी ताकतवर होगी। कुछ ही समय में वे पेड़ उस काली आग द्वारा जला दिए गए। वो काली आग फिर ब्लैकविंग के शरीर में वापस आ गई। सच कहें तो इस आग ने ब्लैकविंग को चबाने का रास्ता छोड़कर सीधे जगह पर ही ताकत सोखने की इजाजत दी। कम समय में ब्लैकविंग और मैं दोनों आगे बढ़ गए। मेरा स्कोर तुरंत बढ़कर 7120 पॉइंट पर पहुंच गया। पलक झपकते ही हम फिर से आगे बढ़ गए। मेरा स्कोर लगातार बढ़कर 7120 पॉइंट पर पहुंचता रहा। ठीक तभी जमीन अचानक फटी और हाथों जितनी मोटी अनकुनी सुनहरी टहनियां तुरंत घूमी और ऊपर की तरफ आई। दूर से एक भयानक दहाड़ गूंजी। आगे बढ़ते हुए 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे एक बड़े पेड़ की रक्षा करते हुए 100 से ज्यादा पेड़ बाहर निकले। वो बदला हुआ राजा धीरे धीरे सामने आया। मैंने चुपचाप एक कदम पीछे लिया, भले ही मेरी इस समय की ताकत पहले से ही सीमा पार कर चुकी थी। सिर्फ 50 पॉइंट के साथ आगे बढ़ना पक्का मेरे खत्म होने का कारण बनता। मैं अपनी खुद की ताकत को बहुत अच्छे से समझता था। ब्लैकविंग को इसे संभालना चाहिए। इतने ताकतवर दुश्मन से यकीनन बुलाए गए जीव को ही निपटना चाहिए। हेइमिंग की आंखें गुस्से के साथ चमकी और उसके पूरे शरीर पर काली लपटें जलने लगीं। उसने तुरंत अपने सबसे मजबूत रूप में कदम रखा और बीच में मौजूद राजा की तरफ सीधे हमला किया। वे काली लपटें अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर रही थीं। पेड़ दर्द में चिल्ला रहे थे। मैंने मौके का फायदा उठाया और अंदर भागा, पॉइंट कमाने के लिए। अपनों को दर्द में मरते देखकर वह राजा बार बार गरजा, अनगिनत सुनहरी टहनियां सीधे हेइमिंग की तरफ मारते हुए। हेइमिंग ने बचाव पर ध्यान नहीं दिया और सीधे राजा के असली रूप की तरफ बढ़ा। हेइमिंग के तेज पंजों से काली रोशनी निकली क्योंकि उसने राजा पर एक पंजा चलाया। उसकी खाल का एक टुकड़ा निकाल दिया। राजा का चेहरा एक भयानक मुस्कान में बदल गया। हर कोने से टहनियों ने हेइमिंग पर वार किया, लेकिन उसने अपने मजबूत शरीर पर भरोसा करते हुए वार झेले और काली लपटें धीरे धीरे उसके तने पर फैल गईं। राजा की आंखों में डर साफ था। वह अपनी जान को धीरे धीरे खत्म होते महसूस कर रहा था। वह राजा आखिरकार घबरा गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हेइमिंग फिर से गरजा और एक पल में जंजीरों जैसी काली आग ने उसे कसकर जकड़ लिया। हेइमिंग का हमला और ज्यादा खतरनाक हो गया। इस समय झाओ हुयांग और उसके साथी जो अभी अभी मदद करने के लिए आए थे, उन्होंने चुपचाप अपना थूक निकला। उनके चेहरे डर से भरे थे। एक लेवल 15 का बड़ा जीव, एक राजा, बस उसे इस तरह दबाकर इतनी बुरी तरह पीटा जा रहा था कि वह अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। उन्हें आते देखकर मैं थोड़ा हैरान था। ठीक तभी एक भारी चीज के गिरने की आवाज गूंजी। वह राजा पूरी तरह तबाह हो गया। मेरे शरीर से एक सफेद रोशनी निकली। मेरा स्तर तुरंत बढ़कर लेवल 8 हो गया और साथ ही मेरा स्कोर 3000 बढ़ गया। बचे हुए पेड़ तुम चारों के हैं। इस तरह पॉइंट कमाना बहुत आसान है। उनका मुंह खुला का खुला रह गया अपने नंबरों को देखते हुए। सिर्फ 10 मिनट से ज्यादा में वे एक अच्छे कॉलेज के सबसे कम जरूरी स्तर तक पहुंच चुके थे। पहले हर बार जब हम जीवों का सामना करते थे तो हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी। ये इसलिए था क्योंकि चेनलिन का ब्लैकविंग इतना डरावना था। हम चाहे इन पेड़ों को कितना भी मारते, उनमें से किसी ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। इस समय सारी काली लपटें वापस ब्लैकविंग के शरीर में आ चुकी थीं। अपने आम रूप में ब्लैकविंग पहले से ही 7 मीटर ऊंचा था। मेरी पूरी ताकत भी 70 को पार कर गई थी। मेरा स्तर अभी जस्ट बढ़कर लेवल 10 हुआ था, जिससे मैं पहले बदलाव के साथ आगे बढ़ सकता था। इस साल का एग्जाम खत्म माना जा सकता है। जगह ने बाहर भेजना शुरू किया। अनगिनत छात्र सफेद रोशनी में घिरे होकर एक एक करके उस बड़े चौक में वापस आए। तुरंत ही हर एक लड़के ने उनका स्वागत करने के लिए जोर से आवाज लगाई। हेइमिंग अपने 7 मीटर ऊंचे शरीर के साथ मेरे बगल में बैठा रहा, बिना हिले खड़ा रहा। उसने सच में पहला स्थान पा लिया था। ली मिंगजी और उस्ताद इतने खुश थे कि उनके चेहरे लाल हो गए। ये डरावना था। वो खुद बहुत ज्यादा मजबूत था। एक जादूगर जो इतने सारे जीवों को मार सके, इस स्तर तक पहुंच सके, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। टीचर लू, आपके पास एक बहुत ही होशियार छात्र है। चलो चलो जल्दी और जाकर चेनलिन का स्वागत करते हैं। ली मिंगजी ने खुशी में सबको अपने साथ खींचा। इसी बीच चौक के कोने पर लियू रूहान का चेहरा पछतावे से पीला पड़ गया। 1 घंटे पहले उसने रास्ता छोड़ दिया था
और बाहर हो गई थी। उसका इस समय का स्कोर एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए भी काफी नहीं था। ये सोचकर उसकी आंखों में गुस्से का एक भाव चमका। इस समय सु लिंगक्स्यू भी तीसरे स्कूल के उस्तादों और बड़े उस्ताद से घिरी थी। वे सिर्फ एक सांस ले सकते थे। दूसरा स्कूल इतना ज्यादा किस्मत वाला था कि उसने ऐसे जादुई लड़के को ढूंढ निकाला था। हाँ हाँ लिंगक्स्यू, परेशान मत हो, आपका 1950 का स्कोर पहले से ही बहुत अच्छा है, तुम ठीक रहोगी। फिर सु लिंगक्स्यू ने गहरी सोच में डूबे होने की तरह अजीब तरीके से स्कूल नंबर 2 की तरफ देखा। ठीक तभी राज्य की रैंकिंग भी घोषित कर दी गई। कोई अचरज नहीं, मैं पहले नंबर पर हूं। ये तो कहना पड़ेगा कि हेमिंग बहुत ताकतवर है। बढ़ने के मामले में उसकी कोई सीमा नहीं है और हर बदलाव के साथ उसकी लाडने की ताकत और भी डरावनी हो जाती है। इस समय मैं पहले से ही अगले बुलाए जाने वाले जीव का इंतजार कर रहा था। घर लौटने के बाद मैंने अपनी माँ और बहन को यह खबर सुनाई। राज्य में पहला नंबर आने का 1 मिलियन हुआ। शिया युआन का इनाम भी मेरे खाते में आ गया था। अब से मेरी माँ और बहन को ऐसी बुरी जिंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। आखिरकार मैं अपने कमरे में अपनी पहली क्लास बदलने की तैयारी करने के लिए वापस आया। अपनी क्लास बदलने के लिए मुझे एक गेम के जरिए मिलने वाले मुश्किल रास्ते को पार करना था। स्क्रीन को देखते हुए मैंने पहली क्लास बदलने का फैसला किया और तुरंत कमरे से गायब हो गया। एक आवाज गूंजी, रास्ता नंबर 08694। ये जख्मों से भरा एक संसार है जो टूटने के कगार पर है। इंसानों के बचने की उम्मीद बुझने ही वाली है। क्या आप इन्हें बचाएंगे या इस जगह को पूरी तरह तबाह कर देंगे? आवाज फिर आई, पहला काम 1000 राक्षसी जीवों को खत्म करें और बचे हुए लोगों को बचाएं। दूसरा काम, इस जीव को आगे बढ़ने के लिए रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने में मदद करें। इस बार कुल 10 लोग हिस्सा ले रहे हैं। समय सिर्फ 24 घंटे है। वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। बिना किसी चेतावनी के मैं अचानक एक टूटी फूटी जगह के बीच में आ गया। अपने आसपास के सूनेपन को देखते हुए मुझे थोड़ा अजीब लगा। बिना रुके मैंने तुरंत इस काम को मान लिया। अगर ये सब कुछ निगल सकता है तो मेरा ब्लैकमिंग क्या खाएगा? ठीक तभी मेरे बगल का कांच का दरवाजा अचानक टूट गया। एक इंसान बाहर आकर गिरा। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए, जिसके बाद एक छोटी लड्डकी जमीन पर बहुत तेजी से गिरी। एक डरावना जीव जिसका पूरा शरीर खून जैसा लाल था और शरीर पर खाल का एक टुकड़ा भी नहीं था, अंधेरी दुकान से बाहर कूदा और सीधे उस लड्डुकी की तरफ बढ़ा। वो अपने बगल में रखी लंबी तलवार उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन थोड़ी देर हो चुकी थी। मौत का अचानक डर उसके अंदर आ गया। उसके हाथ तुरंत हिले। मैंने खुद को बचाने के लिए अपनी तलवार उठाई। ठीक उसी समय तलवार की रोशनी अचानक चमकी। उस रेंगने वाले जीव का सिर उसके धड़ी हाथ से अलग हो गया। वो हवा में ही अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिर पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम त्राणलाप है। मेरा नाम लुकवू है। मैं उससे इस संसार के बारे में पूछने ही वाला था कि अचानक एक घबराई हुई आवाज गूंजी, सब कुछ बदल गया है, सब पीछे हटो। लुकवू का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने मुझे पकड़ा, मुझे तुरंत दूर ले जाने के लिए। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक गाड़ी दूर से हमारी तरफ तेजी से आई। मैंने तुरंत जोर से खींचा, लुकवू को अपने पीछे फेंका और अपनी तलवार को सीधे अपने सामने पकड़ लिया, गाड़ी के बड़े झटके को खुद पर रोकने के लिए। मैं रुकने से पहले 10 मीटर से ज्यादा पीछे फेंक गया। डर से पीली पड्डी लुकवू वहां तेजी से आई, अपने दर्द को छुपाने की कोशिश करते हुए पूछने के लिए कि क्या मैं ठीक हूं। मैंने अपनी छाती के दर्द को शांत करने की कोशिश की, फिर अपना सिर हिलाया और आगे देखा। मेरे सामने 2 पैरों पर खड़ा एक डरावना जीव था, जिसका पूरा शरीर नुकीले कांटों से भरा था। वह शैतानी ब्लेड था। हम अब भाग नहीं सकते थे। लुयू की नजरें जम गईं और उसके हाथों ने तलवार को कसकर पकड़ लिया। वह ब्लेड वाला जीव और तेजी से भागने लगा। अगले ही समय जमीन उसके पैरों के नीचे अचानक धंस गई। मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ आगे कदम बढ़ाया। इससे पहले कि लुयू कुछ समझ पाती, एक परछाई उसके पास से गुजरी, सीधे हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। मैंने अपनी तलवार निकाली, उसे उस जीव के ब्लेड जैसे हाथ से तेजी से टकराया। एक ठंडी लोहे की आवाज गूंजी। वह जीव तेजी से चिल्लाया। उसका दूसरा ब्लेड जैसा हाथ ऊपर उठा, सीधे मेरे सिर पर वार करने के लिए। मैंने तुरंत अपनी ताकत जुटाई, उसे दूर फेंका और लुयू की तरफ चिल्लाया, लुयू, मुझे अपनी तलवार दो। ये सुनकर उसने बिना सोचे अपनी तलवार निकाली और मेरी तरफ फेंक दी। अब लड़ाते हैं। इस बात से गुस्सा होकर उस जीव ने तुरंत आगे हमला किया। उसके दोनों ब्लेड जैसे हाथ हवा में घूमने लगे, जैसे हर चीज को फाड़ डाल देना चाहते हो। लेकिन मैं डरा नहीं। एक हाथ में तलवार और दूसरे में खंजर पकड़े हुए मैं लड़ाई में कूद गया। सिर्फ कुछ ही सेकंड में हमने कई वार किए। रफ्तार इतनी तेज थी कि सिर्फ परछाइयां दिख रही थीं। 1000 से ज्यादा बार टकराने के बाद मुझे आखिरकार एक कमजोरी दिखी। मैंने बड़े वार से बचने के लिए अपना सिर थोड़ा झुकाया। इसके तुरंत बाद मेरे बाएं हाथ की लंबी तलवार ने ऊपर की तरफ वार किया। तेज धार ने तुरंत उसके हाथ को छील दिया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, मेरी तलवार की नोक ने सीधे उसके दिल को पार कर दिया। हमला उसकी मजबूत खाल को चीरते हुए सीधे पीछे तक निकल गया। लुयू ने अपने दर्द करते हुए हाथ को पकड़ा, फिर आगे बढ़कर मुझसे पूछा, तुम यहाँ के नहीं हो ना? मैंने मना नहीं किया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम ऐसा कह सकते हो। मुझे इस संसार के बारे में बताओ। ये संसार बुरी ताकत से भरा हुआ है। यहाँ हर चीज इसी की वजह से है।
इसे चलते हुए 1 महीना हो चुका है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस दर्द को सह नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे पागल हो रहे हैं। आखिरकार खून के प्यासे जीवों में बदल रहे हैं। अब यह बुरी ताकत फिर से बदल रही है। यहाँ तक कि चाकू, पहाड़ों और नदियां भी मुसीबत में बदल सकती हैं। इंसानों को समझ नहीं आ रहा कि कैसे जी। ये सब सुनने के बाद मैं इस संसार की हालत को थोड़ा बहुत समझ गया। ठीक तभी आगे मौद पर अचानक 10 से ज्यादा लोग दिखाई दिए। हर कोई डरा हुआ था। शियाओ, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? भागो! ग्रुप को लीड करने वाली लंबी लड़की ने चिल्लाकर कहा। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, जमीन इस तरह हिली जैसे कोई तेज बार बांध को तोड़कर बाहर आई हो। एक गाढ़ा खून जैसा लाल कोहरा नीचे उतरा। आसमान से एक अजीब गंदी बदबू आ रही थी। इसके तुरंत बाद हर तरफ से चिल्लाने की आवाजें आईं। ऊंची इमारतों से कई जंगली जीव निकले। उनकी खून की प्यासी आंखें आसमान पर टिकी थीं। लाल कोहरे ने तुरंत एक दीवार बना दी, हर किसी को घेरते हुए। वह तेजी से पास आने लगी, जिससे हर किसी के पैर कांपने लगे और वे जमीन पर गिर गए। उनके दिलों में डर बैठ गया। हर कोई परेशान था। शियाओ यू ने मेरी तरफ देखा। उसे लगा कि मैं किसी दूसरे बचे हुए ग्रुप से हूं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया और सीधे आगे बढ़ता रहा। रुको, तुम क्या करने जा रहे हो? हम चारों तरफ से घिरे हैं। ये तुम्हारे अकेले हीरो बनने का समय नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं हूं जो उन्हें घेर रहा हूं। इतने सारे जीव, अगर मैं उन सबको मार दूं तो क्या मेरा नंबर बहुत ऊपर नहीं चला जाएगा? सफेद रोशनी के एक झटके में 7 मीटर ऊंचा ब्लैकविंग अचानक सामने आ गया। उसकी आवाज आसमान तक गूंजी। ब्लैकविंग की आंखों ने अपने सामने आते जीवों के झुंड को ठंडे तरीके से देखा। फिर उसने सीधे अपने बड़े रूप में कदम रखा। उसका शरीर अचानक बढ़कर 28 मीटर हो गया, जो आसपास की कई इमारतों से भी ऊंचा था। ब्लैकविंग ने अपनी ताकत अपने पैरों में लगाई, जिससे जमीन फट गई और दरारें पड्डेज गई। वह सीधे जीवों के झुंड में एक रॉकेट की तरह कूदा। उस तेज गर्मी के नीचे पूरा जीवों का ग्रुप कुछ सेकंड से ज्यादा नहीं टिक पाया। वे दर्द से चिल्लाए, तुरंत मर गए और खत्म हो गए। पीछे खड़े लोग इस नजारे को देखकर दंग रह गए, जैसे उनकी जान ही निकल गई हो। अचानक 10 से ज्यादा जीव मेरी तरफ भागे। ये देखकर लुलू ने मुझे तुरंत सावधान किया। वह मदद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन अगले ही सेकंड वह रुक गई, क्योंकि मैं न सिर्फ पीछे नहीं हटा बल्कि खुद आगे बढ़ा। मेरी तलवार इस तरह नीचे चल रही थी जैसे सब्जियां काटनी हो। तुरंत सभी हमला करने वाले जीवों को मार दिया। लुलू का मुंह खुला का खुला रह गया। साफ था, मुझ में किसी बदले हुए जीव के लक्षण नहीं थे। हिसाब से मुझे बहुत कमजोर होना चाहिए था। अचानक लुलू ने एक डरावनी बात सोची। 6 महीने पहले जब वह सामान ढूंढने बाहर गई थी, उसका सामना ऐसे लोगों से हुआ था जिनमें कोई खराबी नहीं थी, लेकिन वे बहुत ज्यादा ताकतवर थे। उन लोगों ने बचे हुए लोगों के छुपने की जगह को तबाह कर दिया था। उन्हें जीवों के सामने छोड़ा दिया, जिन्होंने फिर उन सबको मार डाला। यहां तक कि जब किसी ने भागने की कोशिश की, उन्होंने उनके पैर तोड़ दिए। बुरे लोगों का एक झुंड। और फिर भी तुम मुझसे कहने की हिम्मत करते हो कि तुम सब एक जैसे हो। अब भी लुलू उन बातों को भूल नहीं सकती थी, लेकिन चेन लिन दूसरों से पूरी तरह अलग था। उसने मुझे 2 बार बचाया। शायद लुयू ने देख लिया था कि लुलू क्या सोच रही थी। उसने जल्दी से समझाया कि चाहे जो भी हो, उन्हें उससे दूर रहना होगा। इस समय उसने जीवों का सबसे ज्यादा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। चलो, इस मौके का फायदा उठाकर घेरे से बाहर निकले। लुलू ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन जैसे ही वे पास आए, अचानक बिजली चमकी और एक बड़ी आवाज हुई। यह जगह हर किसी के लिए बंद थी और एक सुनहरे बालों वाला लड़का, जो एक किताब पकड़े था, इमारत से बाहर आया। जैसे ही सुनहरे बालों वाले लड़के ने कुछ पढ़ना शुरू किया, हवा में बिजली के गोले बन गए। ठीक उसी समय मेरा चेहरा तुरंत बदल गया। मैंने खुद को बचाने के लिए अपनी लंबी तलवार उठाई। अचानक एक खंजर तलवार से टकराया। एक सुंदर चेहरे वाली लड़की मेरे सामने आई। उसकी परछाई धीरे धीरे साफ हो गई। वह लड़की धीरे धीरे मेरी आंखों के ठीक सामने आई। बिना सोचे मैंने अपनी तलवार उसकी कमर पर चलाई, लेकिन वह लड़की अचानक गायब हो गई और बिना कुछ कहे काफी दूर जाकर फिर से सामने आ गई। मैंने अपनी ताकत अपने पैरों में लगाई और सीधे उसकी तरफ बढ़ा। अभी भी हमला करने के लिए तैयार नहीं हो। जैसे ही मैंने अपनी बात पूरी की, इमारत से आग की एक तेज लपट निकली। 2 लोग आपस में टकराए, चिंगारियां उठी और आग के बीच मौजूद मजबूत आदमी ने अपनी जीभ दबाई। क्या तुम सच में एक बुलाने वाले जादूगर हो? आग की गर्मी मेरे चेहरे पर लगी, लेकिन मैं शांत रहा। मेरी तलवार ने तुरंत इसे हटा दिया। इसके तुरंत बाद 4 अलग दिशाओं से 4 लोग निकले। इस गेम के रास्ते में एक दूसरे को मारना मना है। एक बार पता चलने पर आपको तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। उन रास्तों को छोड़ देकर जहां ग्रुप बटे होते हैं, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि कोई सच में इसे चुनेगा। क्या आपके गुरुओं ने आपको पहला काम नहीं सिखाया था? जब किसी रास्ते पर आओ तो आपको सोचना होगा कि अपने बचने के मौके को कैसे बढ़ाया जाए। जीवों के ग्रुप का फायदा सबसे ज्यादा है। किसी को भी जिसके पास थोड़ा सा दिमाग हो, पता होना चाहिए कि कौन सी साइड चुननी है। ऐसा लगता है कि यहाँ किसी ने पहले ही मुझे अपना शिकार बना लिया है। मैंने शांति से कहा, क्या आपने कभी ये बात सुनी है? समझदार शिकारी अक्सर खुद शिकार बनकर सामने आते हैं। मैंने जानबूझकर यह हंगामा किया ताकि आप सबको यहाँ बुला सकूं। मैं आपके साथ निपटने के तरीके को लेकर पूरी तरह तैयार हूं। आप लोगों ने अभी अभी एक अच्छी बात कही, बदले में मैं आप सबको खत्म होने के लिए बुलाता हूं। मैं धीरे धीरे हंसने लगा। खाना पूरा तैयार था,
ये ब्लैकमिंग के लिए एक अच्छा भोजन करने का समय था। बस यही, एक भयानक आवाज हर तरफ गूंजी और कई 100 मीटर के दायरे के अंदर की काली आग उस बड़े काले भेदिये में समा गई। एक पल में उसका शरीर 8 मीटर और बढ़ गया, जो और भी डरावना दिख रहा था। हर किसी को तुरंत अपने अंदर एक गहरा डर महसूस हुआ। बड़े काले भेदिये को सीधे अपनी तरफ आते देखकर एक ठंडक तुरंत उनके पैरों से उनके सिर तक चढ़ गई। उनके दिमाग को ऐसा लगा जैसे वे डर से फट जाएंगे। आखिरकार जैसे ही बड़े काले भेदिये के हाथ टकराने वाले थे, 3 लोग खुद को संभालने में कामयाब रहे और बचने के लिए तुरंत हर दिशा में बिखर गए। उस बदकिस्मत आखिरी इंसान के पास चिल्लाने का भी समय नहीं था, इससे पहले कि वह बड़े काले भेदिये द्वारा खत्म कर दिया जाता। ये देखकर बचे हुए लोग तुरंत डर गए। शुरुआत में उन्हें लगा था कि उन्हें सिर्फ बुलाए गए जीव को रोककर रखने की जरूरत है, लेकिन किसने सोचा होगा कि मुझमें, जो एक जादूगर हूं, उनके जितनी ही ताकत थी। यह पूरी तरह अजीब था। फिर भी यह बुलाया गया जीव अपने बेहद ताकतवर शरीर के अलावा लड़ाई के मैदान को काबू करने का हुनर भी रखता है। इसे रोक कर रखना तो दूर, 3 मिनट के अंदर खत्म होने से बचना भी मुश्किल है। उस समय बद्दा काला भेदिया अगले सबसे पास वाले इंसान की तरफ बढ़ा। वह लंबे बालों वाला लड्डका, सुनहरे बालों वाले लड्डके ने अपने दांत भींचे, जल्दी से एक मंत्र पढ़ाते हुए। एक पल में तेज बिजली की लपटें मिलकर आधे मीटर मोटी जंजीरों में बदल गईं, जो बड़े काले भेदिये के चारों तरफ लिपट गईं। इन बिजली की जंजीरों ने तुरंत भेदिये के चारों पैरों और गर्दन को कसकर जगदा लिया। जल्दी इसे मारो, मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए रोक सकता हूं। इससे पहले कि सुनहरे बालों वाला लड़का अपनी बात पूरी कर पाता, बड़े काले भेदिये ने जोर लगाया और तेजी से खुद को आजाद कर लिया, उन बिजली की जंजीरों को तोड़ देते हुए। ये कैसे हो सकता है? ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। सुनहरे बालों वाला लड़का दंग रह गया। मेरे ताकत बढ़ाने वाले मंत्र के बाद काले भेदिये की ताकत और भी ज्यादा बढ़ा गई थी। ये देखकर हर कोई अब और लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर पाया। उन सब ने तुरंत अपनी सबसे बड़ी ताकत दिखाई। हर एक कपड़ों वाली लड़की कई परछाइयों में बदल गई, अलग अलग कोनों से मेरी तरफ बढ़ते हुए। ठीक तभी काउंटलेस बर्फ के नुकीले टुकड़े अचानक उसके सिर के ऊपर बने और तेजी से नीचे गिरे, उसे बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर करते हुए। लंबे सफेद बालों वाली एक लड़की धीरे धीरे पास आई। बीच की जमीन धीरे धीरे बर्फ से ढकने लगी। पास आते जीव तुरंत मूर्ति की तरह जम गए। मुझे उसे रोकने दो। वह मजबूत आदमी एक तेज आग में बदला और आगे बढ़ा, सीधे आगे। बाकी तीनों ने भी एक साथ हमला किया, मुझे एक पल में खत्म करना चाहते हुए। लेकिन उस समय एक बड़ी आवाज हुई। उन छोटे लड़कों ने सीधे मेरी तरफ देखा। उनकी ध्यान खींचने की ताकत शुरू हो चुकी थी। एक पल में तीनों ने अपने सिर घुमाए। उनकी आंखें गुस्से में उस ढाल वाले आदमी को देखने लगी। वो एक लंबा मोटा आदमी था। इसके तुरंत बाद ब्लैकमिंग उन तीनों पागलों के पीछे आया। अगले ही सेकंड उसके हाथों ने उन्हें चीर दिया, तुरंत उन सबको टुकड़ों में काटते हुए। फिर ब्लैकमिंग मुड़ा और बगल की इमारत पर अपने हाथ चलाए। पत्थर के कई टुकड़े हरे कपड़ों वाली लड़की की तरफ उड़े, उसके कब्धों को फाड़ते हुए और उसके शरीर में घुस गए। ब्लैकमिंग ने तुरंत उसे पकड़ ही लिया। उसने अपने हाथ उठाए और उन्हें नीचे लाया, उसके शरीर को एक काली आग में घेरते हुए। दूसरी तरफ ठंडी हवा का एक अचानक झटका लगा, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज, इमारतों और जान को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। वह मजबूत आदमी तुरंत बर्फ के एक खंभे में बदल गया। इस समय उन 7 शिकारों में से सिर्फ आखिरी ही बचा रहा। फिर गुस्से से भरी सभी आंखें उस सुनहरे बालों वाले लड़के की तरफ मुद्दा गईं। उसका चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। उसने बिजली चमकाई और भागने के लिए मुड़ा। मैंने सिर्फ कुछ फुर्तीले कदमों के साथ उस सबको बचा लिया। इसके तुरंत बाद मैंने अपनी लंबी तलवार चलाई। उस सुनहरे लड़के का सिर तुरंत उसकी गर्दन से अलग हो गया। क्या आप जानते हैं कि एक बद्धा डरावना जीव क्या होता है? ये एक ऐसा जीव है जो कई डरावने जीवों से ऊपर उठा है और उसने अपनी खुद की समझ एक बार फिर जगाई है। क्या आप एक बड़े जीव को मारने की योजना बना रहे हैं? शायद सिर्फ इसे मारकर ही आपका नंबर सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच सकता है। सिर्फ तभी इस संसार में बचाने की एक उम्मीद लाना माना जा सकता है। हम फिर मिले चेनलिन, हम फिर मिले चेनलिन। मेरे भगवान बड्ढे भाई, तो आप इस राज्य के सबसे अच्छे छात्र हैं। कोई शक नहीं, आप इतने मजबूत हैं। इससे पहले कि मैं जवाब दे पाता, उस लंबे मोटे लड्ढचके ने अचरज में कहा। थोड़ी देर बात करने के बाद हमारा रिश्ता थोड़ा पास का हो गया। मुझे यह भी पता चला कि इस लंबे मोटे लड्ढचके का नाम लुओ शुआन था। मैंने उन्हें एक बड्ढे जीव को मारने के अपने प्लान के बारे में बताया। बिना सोचे वे तुरंत मान गए। हम तीनों तुरंत शहर के बीच की तरफ चल दिए। थोड़ी ही देर बाद हम एक बड़े पुल के सामने आए। अचानक कई जंगली जीवों ने अपनी लाल आंखें खोली और पागलों की तरह आगे बढ़े। हे मिंग तुरंत पुल पर कूदा, फिर सीधे उन जीवों के बीच चला गया जो पूरे रास्ते को रोक रहे थे। एक काली आग निकली, उसका चेहरा सफेद पडीडी अच गया। मेरा दिल तुरंत बैठ गया। बड़े जीव ने हमें ढूंढ लिया था। सुलिंगक्स्यू की आंखें हल्की नीली थीं। वह एक देवी की तरह शांत और बिना किसी भावना के थी। एक पल में उसके सिर के ऊपर बर्फ के नुकीले टुकड़े बन गए। एक छोटे से सोच के साथ सुलिंगक्स्यू ने हमारे पीछे रास्ता रोक रहे 7 जीवों की तरफ बर्फ के टुकड़ों की एक बौछार छोड़ दाज दी। कई जीव चीर दिए गए और कटी सब्जियों की तरह कतारों में गिर गए,
लेकिन जल्द ही और जीव आगे बढ़े। शहर के सभी जीव हर दिशा से इकट्ठा हो रहे थे। इस समय मैंने दबाव को और ज्यादा बढ़ाते महसूस किया। लाखों जीवों वाले एक पूरे शहर को हम चाहे कितना भी थक जाएं, उन सबको खत्म करना मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, दुश्मन को हराने के लिए आपको पहले राजा को पकड़ना होगा। हेमिंग, सीधे जाओ और बड़े जीव को मारो। मेरी बात सुनकर हेमिंग तुरंत मुड़ा और पुल की तरफ भागा। दूसरी तरफ एक बेहद खतरनाक ताकत थी, तबाही के एक बड़े जीव की ताकत। जैसे ही हेमिंग पुल की दूसरी तरफ भागा, धुंध से अचानक 10 मीटर से ज्यादा लंबा एक गहरा लाल हाथ निकला और उस पर वार किया। हेमिंग को हवा में उड़ा दिया गया। वह कई इमारतों को तोड़ते हुए निकला, जब तक कि वह 10 मीटर से ज्यादा पीछे नहीं फेंक दिया गया। 20 मीटर बाद यह रुक गया। हेमिंग गुस्से में गरजा, आसपास की धूल और मलबे को साफ करते हुए फिर कंक्रीट और पत्थरों के ढेर से उठ खड़ा हुआ। उसकी बर्फीली तिरछी आंखें अपने सामने मौजूद डरावने जीव पर टिक गईं। वह 60 मीटर से भी ज्यादा लंबी एक बहुत बड़ी आंख थी। उसके शरीर पर बनी अनगिनत आंखें भी हेमिंग को लगातार घूर रही थीं। हेमिंग के शरीर पर काली आग तेजी से भड़की और उसने तुरंत हमला कर दिया। उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। हेमिंग की पूरी ताकत वाली रफ्तार के नीचे आसपास की टूटी इमारतें लगातार हिलने लगीं। उस बद्दी आंख की अनगिनत पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। 15 गहरे लाल हाथों ने एक साथ हेमिंग पर वार किया। लाल हाथों को अपनी तरफ बढ़ते देखकर हेमिंग ने जितने हो सके उतने वार बचाए और जिन्हें वह नहीं टाल सका उनके लिए उसके पंजे काली रोशनी से चमके। उसने जोर से हाथ चलाया, लेकिन जो आवाज गूंजी वह लोहे से लोहा घिसने जैसी थी। ब्लैकविंग अचानक एक लाल हाथ के झटके से दूर जा गिरा, जिससे उसका पूरा शरीर पीछे की तरफ फेंक गया। जो दूरी उसने अभी कम की थी वह और भी ज्यादा बढ़ गई। पहले ब्लैकविंग अपने बड़े रूप के बाद अपनी भारी ताकत और बचाव पर भरोसा करता था। दुश्मनों के पास जाकर सीधे उन पर हावी हो जाता था। ये सब अपनी जगह ठीक था, लेकिन अब इस बद्दी आंख का सामना करते हुए वह उन लाल हाथों के सामने लगभग बेबस था। एक बद्दी आवाज के साथ काली आग बिना किसी रोक के भड़क उठी। तेज गर्मी तुरंत हर दिशा में फैल गई। हेमिंग ने तुरंत अपनी पूरी ताकत के साथ आगे कदम बढ़ाया। उसकी जादुई ताकत बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। उसने मौत तक लड़ना चुन लिया था। दूसरी तरफ मेरा चेहरा भी गंभीर हो गया। हेमिंग के साथ दिल के जुद्धाव की वजह से मुझे महसूस हुआ कि उसकी जान धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, सुलिंगक्स्यू ने अचानक अपनी चमकती आंखें खोली। हजारों आईने एक पल में गायब हो गए। अनगिनत जंगली जीवों के कान बर्फ के टुकड़ों में बदल गए और टुकड़े हर तरफ बिखर गए। उस मौके का फायदा उठाते हुए मैंने तुरंत उस डरावने जीव का खास हिस्सा बाहर निकाल लिया। इस समय सिर्फ हेमिंग को आगे बढ़ने का मौका देकर ही बचने की एक उम्मीद मिल सकती थी। थोड़ी ही देर बाद हम तीनों शहर के बीच में पहुंच गए। अचानक आगे से एक भयानक आवाज गूंजी। बिना सोचे हम तीनों उसकी तरफ भागे। बहुत जल्दी हमने ब्लैकविंग को बुरी तरह जख्मी देखा। वो बस किसी तरह जी रहा था, लेकिन उसके पंजे अभी भी कसकर जगदहे हुए थे। जमीन पर नीचे लाल हाथों के लगातार हमलों के बावजूद उसने पीछे हटने से मना कर दिया। वह लगातार धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। ये देखकर मैं तुरंत सीधे ब्लैकविंग की तरफ भागा। ब्लैकविंग, इन सारे डरावने जीवों को निगल लो। उसी समय मैंने तुरंत ठीक करने वाले और ताकत बढ़ाने वाले मंत्र पढ़े। ब्लैकविंग के शरीर पर एक हल्की सफेद रोशनी चमकी। दर्द की वजह से ब्लैकविंग जोर से गरजा और सिर्फ एक आवाज के साथ उसने उन लाल हाथों को दूर फेंक दिया। ब्लैकविंग तुरंत सीधे जीवों के झुंड में कूद गया। एक काली आग कमल के फूल की तरह खिली और तेजी से फैल गई। उस बद्दी आंख को भी समझ आ गया कि कुछ गड्ढबद्दा है। उसने तुरंत सभी जीवों को इस जगह से दूर रहने का हुक्म दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। निगलने वाली ताकत से भरी अनगिनत काली लपटें ब्लैकविंग के शरीर में समा गईं। बिना सोचे मैंने स्क्रीन पर बदलाव शुरू करें दबा दिया। हेमिंग के शरीर के गहरे अंदर से काली ताकत का एक भयानक तूफान तुरंत निकला, सीधे बाहर जाते हुए आसमान को चीरते हुए एक काले प्रकाश के खंभे में बदल गया। हेमिंग का शरीर एक पल में बढ़ गया, जो 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा हो गया। स्क्रीन पर एक आवाज गूंजी, बधाई हो, आपके बुलाए गए जीव हेमिंग को तेज रफ्तार का हुनर मिला है। आवाज फिर से आई, बधाई हो, आपके जीव को नई ताकत, हीरा शरीर मिला है। सभी गुण 60% बढ़ा गए हैं। मैंने आखिरकार चैन की सांस ली। एक और बेहद मजबूत ताकत। काले भेदिए की आंखें उस बद्दी आंख पर टिक गईं। उसका पूरा शरीर जैसे बदल गया था। उसके बालों से एक हल्की सुनहरी चमक निकल रही थी, जो बहुत शानदार दिख रही थी। पहले से पूरी तरह अलग, उसके मजबूत बाल सुनहरी रोशनी से चमक रहे थे। उस बद्दी आंख की पुतलियां तेजी से कांपी। उस पल जब वह काली ताकत बाहर निकली, वह उस भयानक डर से जम गई थी, जो हर चीज को निगलने वाला लग रहा था। वो हिल भी नहीं पा रही थी, लेकिन इसके तुरंत बाद उसे भारी गुस्सा आया। वो खुद को बढ़ाने के लिए दूसरों को निगल सकती थी। उसकी आंखों में जो सबसे मजबूत बन सकता था वो खुद थी। 15 मोटे लाल हाथों ने एक साथ वार किया, यहां तक कि आसपास की हवा भी गूंज उठी। लेकिन ब्लैकविंग पत्थर की तरह मजबूत रहा, बिना हिले खद्दा हुआ। उन 15 लाल हाथों ने उसे सीधे छुआ, फिर भी उसके शरीर की सुनहरी रोशनी सिर्फ हल्की सी कांपी। काली आग निगलने और बड़े रूप के साथ मिलकर तुरंत तेजी से भड़क उठी। काली आग यह 400 मीटर ऊंचे एक भयानक साए में बदल गई,
जिसकी मौजूदगी हर चीज को निगल जाने की धमकी दे रही थी। एक पल में उसने 1000 मीटर के दायरे को घेर लिया और पूरी जगह को काली आग के समंदर में बदल दिया। हेइमिंग अचानक उस बड्ढी आंख की तरफ आगे बढ़ा। जैसे ही उसने अपने तेज पंजे उठाए, उसके पीछे मौजूद उस बड्ढे साए ने भी अपने हाथ उठाए। काली आग से बने पंजों ने तुरंत नीचे वार किया। उस बड्ढी आंख के कई हिस्से मौके पर ही फूट गए। वह दर्द से चिल्लाई। उसके हाथों ने हेइमिंग पर तेजी से वार किया, लेकिन वे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। वह बड्ढी आंख जोर से चिल्लाई, आसपास की बुरी ताकत को सोखते हुए, जो जल्दी से उसके शरीर में समा गई। एक पल में उसका शरीर और भी ज्यादा भद्दा हो गया। उसके लाल हाथों से अंकुरित नुकीले कांटे निकलने शुरू हो गए। यह वह ताकत थी जो उसने अगले बद्दे बदलाव के लिए बचाकर रखी थी, लेकिन अब वह इसे समय से पहले इस्तेमाल करने पर मजबूर थी। लाल हाथों ने हर दिशा से काले भिद्दिये को घेर लिया और दोनों तरफ से एक दूसरे पर तेजी से हमले हुए, जिससे जमीन लगातार हिलने लगी। आवाजें घंटों तक आसमान में गूंजती रहीं और मलबे पर सिर्फ वो काला भेदिया खद्दा रहा। वो वहां दंग खद्दा था। उस बद्दी आंख का साया धुंधला पड़ गया। उसका पूरा शरीर धीरे धीरे काली आग की चपेट में आ गया। इस समय सू लिंगक्स्यू और मैं दोनों हंसने लगे। हमने उस बड़े जीव को मार दिया था और कई हजार दूसरों को भी खत्म कर दिया था। इस बार हमारा नंबर बहुत ऊंचा होगा। इसके तुरंत बाद एक आवाज आई। हम तीनों अपनी जगह से गायब हो गए। समय खत्म हो चुका है। हम अब आपके काम का हिसाब लगा रहे हैं। कुल 8560 जीव खत्म किए गए। आपने बड्ढे जीव को कामयाबी से मार गिराया। बधाई हो, आपने सबसे बेहतरीन नंबर पाया है। आपकी क्लास को बदलकर एक खास और अनोखा तलवार और जादू का उस्ताद बना दिया गया है। जानकारी, ये एक अनोखा काम है जो सिर्फ आपके लिए बना है। बधाई हो, आपने एक नया हुनर, जादुई तलवार बनाना सीख लिया है। इस हुनर का असर एक तेज तलवार बनाता है जो सच और सपने के बीच रहती है और सीधे निशाने पर लगती है। ये सामने वाले के हर बचाव को पार करते हुए सीधे दिमाग पर वार करती है। मैं अचरज में स्क्रीन को देखने लगा। ये शरीर के बचाव को छोड़कर सीधे दुश्मन के दिमाग पर चोट करती थी। दूसरे शब्दों में, अगर दुश्मन के पास दिमाग को बचाने की कोई ताकत नहीं है तो वह एक ही वार में तुरंत खत्म किया जा सकता था। यह हुनर सच में डरावना था। मेरी पीठ में एक कंपन सा हुआ। अनगिनत सुंदर डिजाइनों से सजी एक और तेज तलवार तुरंत मेरे हाथ में आ गई। जब मैंने जादुई तलवार को बनाया तो मेरी दिमागी ताकत भी पूरी तरह खत्म हो गई थी। मैंने अपना सिर हिलाया और जादुई तलवार को दूर रख दिया। ऐसा लगता है कि इस हुनर को सिर्फ आखिरी मौके के लिए ही बचाया जा सकता है। मैं हल्का सा मुस्कुराया और अपना फोन खोला। लू शुआन और सू लिंगक्स्यू की दोस्ती की गुजारिश मानने के बाद मैंने तुरंत लू वैन का एक मैसेज देखा। बड़े कॉलेजों के उस्ताद आज दोपहर 2 बजे आएंगे। आपको स्कूल लौटने की तैयारी करनी चाहिए। मैंने एक पल के लिए सोचा, ये देखते हुए कि मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं था, इसलिए मैं खड्डा हुआ और स्कूल नंबर 2 की तरफ चल पड़ा। लुवेन स्कूल के दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, वे तुरंत पास आए। आखिरकार तुम आ गए। इस बार सभी 5 बड़े कॉलेज स्कूल नंबर 2 में उस्तादों को भेज रहे हैं। इस शहर में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था। मैंने लू वैन के पीछे दफ्तर में कदम रखा। उन्होंने दराज से एक खास चीज बाहर निकाली। अंदर गेम का एक इनाम था जिसमें कब्दे और हुनर की किताबें थीं जिनकी मुझे जरूरत थी। मेरी आंखें तुरंत चमक उठीं। ये वही थे जिनकी मुझे इस समय जरूरत थी। मेरी आम तलवार ने बहुत सारी लड़ाइयां झेली थी। वो अब इतनी खराब हो चुकी थी कि बस टूटने ही वाली थी। मैंने इसमें अपनी दिमागी ताकत लगाई और तुरंत 2 जानकारियां सामने आई। पहली, आसमान की ताकत वाली तलवार जिसे खास आशीर्वाद मिला था। दूसरी, कभी न टूटने वाली लाठी जो दिमागी ताकत को लगातार बढ़ाती थी और उसकी मार 50% ज्यादा दूर तक थी। दूसरे हुनर का असर तुरंत एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना था। यूजर के आसपास 100 मीटर के दायरे के अंदर वे एक ही कदम में पहुंच सकते थे। इन चीजों और किताबों को देखकर मैं बहुत खुश था। करीब 2 बजे एक काली गाड़ी स्कूल नंबर 2 के सामने रुकी। कई लोग एक एक करके बाहर आए। ली मिंगजी ने एक गंभीर चेहरे के साथ उनका स्वागत करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने 1 सेकंड भी देर करने की हिम्मत नहीं की। जो लोग एक बड़े कॉलेज में उस्ताद हो सकते थे, वे सच में बहुत पहुंचे हुए लोग थे। हर कोई उनकी इज्जत करता था। पूरा ग्रुप बैठक के कमरे में गया जहां चीफेई शांति से बैठ गए और आराम से पूछा, चेनलिन कहाँ है? इसके तुरंत बाद कमरे का दरवाजा खुला और लू वैन और मैं अंदर आए। चीफेई ने मुझे सिर से पैर तक देखा। बुरा नहीं है, ये रूप हमारे कॉलेज के लिए बहुत सही है। उनके बगल में बैठे फू यी तुरंत नाराज हो गए। वे बाहर की बातों को छोड़ देख सकते थे। अच्छा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारा कॉलेज लोगों को उनके रूप से परखेगा। ऐसा कहने के बाद वे मेरी तरफ मुद्दे और मुझे बुलाते हुए कहा, छात्र चेनलिन, मेरा कॉलेज चुनो। तुम कोई भी जरूरी सामान चुन सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। 3 चीजें इनाम के तौर पर, सिर्फ 3 चीजें। क्या आपको लगता है कि आप किसी गरीब को दान दे रहे हैं? मुझे लगता है कि आप इस राज्य के सबसे अच्छे छात्र की कीमत को बहुत कम समझ रहे हैं। ये सही है, ये सही है। छात्र चेनलिन, वह तो आपको सही कीमत भी नहीं दे रहे हैं। वहां बस दुखी मत होइए। इस नजारे ने ली मिंगजी और लू वैन को दंग कर दिया और माहौल तुरंत गंभीर हो गया। जो कोई भी पहले बोलने की हिम्मत करता, वह तुरंत बाकी चारों के निशाने पर आ जाता। कमरा धीरे धीरे हंगामे में बदल गया। जीफेई ने एक गहरी सांस ली, मेरी तरफ देखा
और अचानक कहा, आप पहले से ही ऊंचे स्तर पर हैं। आपने शायद अभी तक जीवों को बुलाना शुरू नहीं किया है ना। जब तक आप हमारे ग्रुप में आते हैं, मैं सीधे आपको और आगे बढ़ाने की सिफारिश करूंगा और आपके लिए सबसे अच्छा सामान जुटाने में आपकी मदद करूंगा। आपके काले भेदिये के पास बढ़ने की ताकत है। बस मुझे बताइए कि आपको क्या चाहिए। यहाँ तक कि मेरी बेटी से आपकी शादी कराना भी ठीक रहेगा। ये शब्द सुनकर बाकी चारों शांत हो गए। वे समझ सकते थे कि यह ऑफर कितना बड़ा था। इस साल कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जिनका नंबर 20,000 से ज्यादा है। अगर हम यहाँ चेन लिंक के लिए बहुत ज्यादा सामान लगा देंगे तो बाद में दूसरे होशियार छात्रों के साथ मुकाबला करना बहुत मुश्किल होगा। 4 लोगों ने महसूस किया कि यह सही नहीं था और चुपचाप हार मान ली। मुझे बाकी शर्तों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक अपनी बेटी से शादी कराने की बात है तो उसे अभी छोड़ देते हैं। जी फेई की परेशानी तुरंत दूर हो गई और वे मन ही मन खुश हुए, यह सोचते हुए, अच्छा है, अगर आप किसी और को पसंद करते हैं तो मुझे बिल्कुल ऐतराज नहीं है। मेरा मतलब कुछ और कहने का था, लेकिन शब्द मेरे होंठों पर ही रुक गए। आखिरकार मैंने अभी भी युनक्वे कॉलेज को ही चुना। इसलिए नहीं कि जीफेई बहुत सुंदर थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने बहुत ज्यादा चीजें दी थी। कुछ ही समय बाद कॉलेज जाने का दिन आ गया। इस बड़े शहर के युनक्वे कॉलेज में पूरे देश से सबसे अच्छे नंबर लाने वाले अनकाउंटेबल छात्र इकट्ठा हुए थे। मैंने आराम से एक कमरा चुना और अंदर गया। यह रहने की सुविधाओं से लेकर रोज की जरूरतों तक हर चीज से पूरी तरह भरा हुआ था। ठीक तभी फोन हिला और एक मैसेज आया, आपका बुलाने का सामान मान लिया गया है। अगर आपको किसी और चीज की जरूरत हो तो बस मुझे बता दीजिएगा और मैं आपके लिए उसे लाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैसेज भेजने के बाद जीफेई अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुक गए। कुर्सी बहुत आरामदायक थी। उनके बगल में खाड़ी तीहे सोल्जर थोड़े उलझन में दिखे। साफ था, हमारा सामान 4 अच्छे छात्रों को बुलाने के लिए काफी था। ये चीजें चेन लिन की कीमत से बहुत ज्यादा थी। सच कहें तो वो उन शर्तों के लायक बिल्कुल नहीं था जो हमने रखी थी। जीफेई ने बस उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा, कल नए छात्रों का बड़ा प्रोग्राम है, तुम्हें तब पता चल जाएगा। मैंने सामान को जमीन पर फैलाया और हवा में कुछ खोलने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाया। जब मंत्र शुरू हुआ तो पूरा कमरा सफेद रोशनी से भर गया। कुछ मिनट बाद 2 जोड़ी पंखों वाली एक तितली, जिसका पूरा शरीर चांदी जैसा था, साइज में लगभग 60 सेंटीमीटर, मेरी नजरों के सामने आई। मेरा मुंह थोड़ा सा खुला रह गया क्योंकि मैंने चुपचाप उसकी जानकारी देखी। बुलाई गई चांदी की तितली, लेवल 10, ताकत 1, शरीर 1, फुर्ती 1, जादुई ताकत 1, कुल मिलाकर सिर्फ 4 पॉइंट। शुरुआत के काले भेदिये से भी ज्यादा कमजोर। मैंने बेबसी से अपना सिर हिलाया। इसने सच में अब तक के सबसे कमजोर जीव की सीमा को पार कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे आगे बढ़ने का मौका दूंगा। चांदी की तितली को धीरे धीरे अपनी तरफ उड़ते देखकर मैंने अपनी उंगली आगे बढ़ाई और जैसे ही मैंने इसे पकड़ा, एक आवाज आई, जांच शुरू करते हुए, पूरी वफादारी, मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा। स्क्रीन ने पूछा कि क्या मैं दिल के रिश्ते के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। जिस पल मैंने हाँ कहा, गहरे अंदर से एक बहुत तेज दर्द उठा। आवाज आई, बधाई हो, आपका जीव जाग चुका है। उसकी अनोखी ताकत हजारों रूप बदलना, उसे किसी भी रूप में बदलने और अलग अलग खूबियां पाने की इजाजत देती है। इस पल चांदी की तितली एक चमकती रोशनी में बदली और फिर मेरे जैसा रूप ले लिया। उसने हैरान होकर कहा, मालिक, थोड़ी जांच के बाद मैंने आखिरकार महसूस किया कि यह रूप बदलने की ताकत कितनी ज्यादा थी। मैंने संदूक खोला जिसमें कपड़ों के अलग अलग हिस्से दिखाई दिए। मैंने चांदी की तितली की तरफ इशारा किया और मन ही मन उससे बात की। चांदी की तितली ने अपना सिर हिलाया, फिर मेरे हाथ से लिपटती हुई एक चमकती रोशनी में बदल गई। एक पल में एक चांदी का कवच सामने आया, धीरे धीरे मेरे पूरे शरीर को ढकते हुए। मुझे बिल्कुल भी परेशानी महसूस नहीं हुई। इससे भी जरूरी बात, ऐसा लगा जैसे यह कवच पहले से ही मेरे शरीर का एक हिस्सा था। मैं पूरी तरह खुश था। इसके अलावा यह रूप बदलने वाली तितली कवच को और मजबूत करने के लिए लोहे को अपने अंदर मिला सकती थी। बिना किसी शक के ये एक बड़े भोजन जैसा था। ये मेरी एक अनोखी ताकत थी जो लगातार और मजबूत हो सकती थी। ये सोचते हुए मैंने पहले चांदी की तितली को तैयार करने का फैसला किया। मैंने जी फेई को मैसेज किया, ये कहते हुए कि मुझे खास किस्म के लोहे की जरूरत है। सिर्फ आधे घंटे बाद सामान आने की खबर मिली। वे सभी अलग खूबियों वाले कीमती लोहे के टुकड़े थे। हर किस्म एक कीमती सामान मानी जाती थी। अपने कमरे में वापस आकर मैंने चांदी की तितली को उन्हें अपने अंदर मिलाने दिया। बहुत जल्दी जो कवच मैंने पहना था वह बेहद मजबूत बन गया। यहाँ तक कि एक बद्धा उस्ताद भी मेरे इस बचाव को नहीं तो दा पाता। उसी समय कवच का वजन बढ़कर 5 टन हो गया, लेकिन इसने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। और अगर यह किसी दुश्मन पर गिरता तो यह उन्हें दबा देने वाले एक बड़े पहाड़ा जैसा होता। मैं बैठक के कमरे में बाहर गया और मेरे 3 साथी हंगामा सुनकर थोड़े हैरान थे। एक छात्र मुझे मिलने पास आया, खुद का नाम फेंक ये बताते हुए, जो दूसरे राज्य का बहुत अच्छा छात्र था। क्या यह सिर्फ किस्मत नहीं थी कि उसने इतना ताकतवर जीव पाया? फेंक ये के पास सिर्फ एक आम काम है, फिर भी उसने अपने राज्य में पहला स्थान पाया। यह काम सच में तारीफ के काबिल है। उस लाडके ने एक ठंडे चेहरे और अपनी आवाज में घमंड के साथ कहा, मैं लॉन्गजे हूं। जहां से मैं देखता हूं, एक ताकतवर जीव को अपनी बात मनवाना साबित करता है कि चेन लिन के पास कुछ खास है। हम खास, ये सिर्फ किस्मत है। नए छात्रों के मुकाबले में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक सच्चे होशियार और सिर्फ किस्मत पर भरोसा करने वाले के बीच कितना बड़ा फर्क होता है। ठीक है,
तो हम मुकाबले में मिलेंगे। ठीक तभी पूरे कॉलेज में एक आवाज गूंजी, सभी नए छात्र चौक पर इकट्ठा हों। मुकाबला शायद आधा महीना पहले कर दिया गया है और शहर के बाहर जंगली जीव ब्राच रहे हैं। कॉलेज का इरादा हमें उन जंगली जीवों को साफ करने का काम देने का है, चाओ यांग ने सोफे से समझाया। ये सुनने के बाद मैं शांत हो गया। अचानक मुझे गेम वाले संसार की याद आई। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे संसार को भी इतनी जल्दी इसी खतरे का सामना करना पड़ रहेगा। जब मैं अभी भी सोच रहा था, उस ठंडे चेहरे वाले लड़के की घमंडी आवाज मेरे कानों में गूंजी, समय इतनी जल्दी तय करना बहुत अच्छा है त्राण लाम, मैं तुम्हें पूरी तरह हराऊंगा, यह साबित करने के लिए कि मैं ही हूं जो तुमसे ज्यादा इस जगह के लायक है। उसके घमंड को देखते हुए मैं बस हंसा। खैर चलो मुकाबला ही कर लेते हैं, लेकिन मैं ही सबको पीछे छोड़ दूंगा। चौक पर नए छात्र एक एक करके इकट्ठा हुए। बड़े उस्ताद ने एक ठंडी सांस ली, अपने मन में यह सोचते हुए जो लोग सबसे अच्छे 100 छात्रों में जगह बनाएंगे उन्हें अपनी जिंदगी बचाने के लिए शहर के बाहर जंगली जीवों को साफ करने जाना होगा। उसके पीछे खड़े सेक्रेटरी ने सिर हिलाया और घोषणा करने के लिए एक टैबलेट उठाया। नए छात्रों का मुकाबला जो पहले आधा महीना बाद होना तय था, अब वह रिफ्ट कैनियन नाम के एक बड़े गुप्त रास्ते में होगा। यह मुकाबला आपकी आने वाली ताकत और सामान तय करेगा। घोषणा के बाद गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक खतरनाक जीव की हवा बाहर आने लगी, जिसने पूरे कॉलेज को घेर लिया। कुछ छात्र इतने डर गए कि उनके पैर कांपने लगे और होंठ हिलने लगे। लू शुआन ने घबराकर भीड़ में देखा। बहुत जल्दी उसने भाई लिन को देख लिया, जिसे देखने का वह काफी समय से इंतजार कर रहा था। मैंने देखा कि लंबा लाहियन एक छोटे बालों वाली प्यारी लड्डकी को साथ लेकर मेरी तरफ भाग रहा था। पहले उसने कहा था कि वह मेरी तरह युनक्वे कॉलेज में ही पढ़ेगा। उस समय मुझे लगा वह मजाक कर रहा था, पर उसने सच में ऐसा कर दिखाया। उसने कहा, भाई लिन, ये मेरी छोटी बहन है, लान निन। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने जवाब दिया। लान निन डरकर अपने भाई के पीछे छुप गई। उसकी आवाज इतनी धीरे थी कि ठीक से सुनाई भी नहीं दी। मैंने एक ठंडी सांस ली और उन दोनों भाई बहन को अपने ग्रुप में शामिल होने का बुलावा भेज दिया। मुझे दूसरों को साथ लेते और खुद पर बोझ बढ़ाते देखकर उस ठंडे दिल वाले लॉन्ग जी ने अपना मुंह बनाया। उसने अजीब तरीके से कहा, अंदर जाओ, मैं भी कोई जवाब नहीं दूंगा। हम तीनों तुरंत उस जगह से गायब हो गए। बहुत जल्दी सभी छात्र अंदर चले गए। एक उस्ताद ने अपना हाथ हिलाया, अंदर का नजारा देखने के लिए पानी का एक जादुई पर्दा बनाते हुए। वह घाटी सैकड़ों किलोमीटर चौड़ी थी, जो एक बड़े भूल भुलैया जैसी दिख रही थी। जैसे ही हम तीनों ने कदम रखा, आगे से अचानक एक दहाड़ गूंजी। ये मेरे लिए अपनी नई ताकत को परखने का सबसे अच्छा समय था। मैंने बस मन में थोड़ा सा सोचा और तुरंत सफेद रोशनी के साथ एक चांदी की तितली सामने आ गई। सिर्फ कुछ कदम चलने के बाद मेरा पूरा शरीर चांदी के कवच से ढक गया। मेरे सीधे हाथ ने जादुई तलवार को पकड़ा और वो तुरंत सामने आ गई। फिर मैंने अपनी पीठ के पीछे से चांदी का खंजर निकाला और जमीन को हिला देने वाला एक बड़ा वार किया। मेरी परछाई चमकी और एक पल में मैं जीवों के कई मीटर आगे पहुंच गया, बिल्कुल उनकी आंखों के ठीक सामने। ये खुद को बचाने का एक हुनर था, पर मैंने दूरी कम करने के लिए इसका फिर से इस्तेमाल किया। वह जादुई तलवार तुरंत इतनी आसानी से चली जैसे कोई चीज काटनी हो। उसकी धार कई जीवों के शरीर को चीरती हुई निकल गई। इसके तुरंत बाद मेरे कदम रुके नहीं। मेरा पूरा शरीर सिर्फ एक साया बनकर रह गया, जिसने तुरंत जीवों के घेरे को काट दिया। इससे पहले कि जीव कुछ समझ पाते, वे जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें अचरज से खुली थीं। ये देखकर लुओ शुआन ने खुशी से चिल्लाकर कहा, भाई लिन, आप बहुत अच्छे हैं। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और हमारा नंबर बहुत ऊपर जा रहा है। यह सही इंसान पर भरोसा करने और काम आसान होने की भावना थी। बाहर इस नजारे को देख रहे उस्ताद पूरी तरह दंग थे। मेरी रफ्तार और वार करने की ताकत सबसे छिपे हुए योद्धा के बराबर है। यह सब बहुत अजीब लग रहा है। भले ही चेन लिन ने दूसरी क्लास बदली होती और आगे भरा होता, वह ऐसा रूप नहीं ले सकता था, खासकर तब जब उसने सिर्फ पहली क्लास बदली हो। क्या वह चांदी की तितली कोई आम जीव नहीं है, बल्कि एक खास जीव है जो शरीर के साथ मिल सकता है, ताकत बढ़ा सकता है और एक हथियार में बदल सकता है। यह सच में पहली बार सुना है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा जानने वाले उस्ताद भी हैरान थे। इस समय कई लोगों के नंबर चेन लिन से आगे निकलने वाले थे, क्योंकि ग्रुप बनाने से नंबर बढ़ जाते थे। अगर ऐसा चलता रहा तो उसका पहला नंबर शायद हाथ से निकल जाएगा। वह बड़े अफसर का आने वाला दामाद था। अफसर को उसका नाम खराब होने से क्या फायदा होता। जैसे ही एक आदमी कुछ कहने वाला था, उसके सिर के पीछे एक थप्पड़ पड़ा। अफसर गुस्से से चुप था। उसी समय अंदर जो चांदी का कवच मैंने पहना था, वह खून से सन चुका था। मैंने उन सभी 20 लेवल के जीवों को एक ही वार में खत्म कर दिया था। ऐसा लगा जैसे मेरी ताकत दूसरे स्तर के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुकी थी। भले ही मेरा सामना तीसरे स्तर के किसी जीव से होता और मैं उसे हरा नहीं पाता, फिर भी मैं आराम से वापस लौट सकता था। इस समय कई बुरे विचार मेरे दिमाग में आने लगे। वे मुझे काबू में करना चाहते थे और मुझसे मेरी जिंदगी खत्म कराना चाहते थे। मुझे रुका हुआ देखकर लुओ शुआन ने जल्दी से कहा, शियाओनिंग, जल्दी से घंटी को छुपाओ। ये जानते हुए कि उसका हुनर कितना अजीब था, लान निंग घबरा गई और उसने तुरंत उसे छुपा दिया। मैं मुस्कुराया और धीरे से कहा, सब ठीक है, ये चीजें मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने नंबर दिखाने वाली मशीन पर देखा। इस पर सिर्फ 120 नंबर थे, जो बहुत धीमा था।
जल्दी मजबूत बनने के लिए मुझे पहला स्थान ही पाना होगा। कॉलेज से अच्छा सामान पाने के लिए चांदी की तितली और काले भेड़िए दोनों को बहुत ज्यादा सामान की जरूरत थी। ये सोचते हुए मैंने अपना हाथ हिलाया और एक पल में सफेद रोशनी के बीच एक बहुत बड़ा डरावना भेड़िया सामने आ गया। उसकी भयानक आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। यह नजारा देखकर लान निंग, जो उसे पहली बार देख रही थी, डर के मारे पीछे हट गई। बस मेरे पीछे छुप जाओ, मैं इसे हुक्म देता हूं कि वह घाटी के सभी जीवों को निगल जाए। बात सुनते ही काले भेड़िए की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वह एक पल में अपनी जगह से गायब हुआ और घाटी के गहरे अंदर चला गया। इसके तुरंत बाद मेरे हाथ पर लगी मशीन बार बार बजने लगी, जो तेजी से बढ़ते नंबर को दिखा रही थी। मैं दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ा, दोनों तरफ से नंबर बटोरने के लिए। दूर एक लड़की ने लाल बिजली वाले ड्रैगन को पकड़ा हुआ था, जो नीचे कई जीवों को मार रहा था। जमीन टकराने से फट गई और लाल बिजली निकली। उसने एक बड़ा हमला किया जिसने कई 100 मीटर की जगह को साफ कर दिया, सभी जीवों को खत्म करते हुए। लेकिन उस लड़की के चेहरे पर अभी भी संतोष नहीं था। ये बेकार जीव एक बार भी नहीं सह सकते थे। अपनी बड़ी बहन को फिर से लड़ाई के मूड में देखकर लू लान सिर्फ बेबसी से एक सांस ले सकी। ताकत। उस समय एक तेज गर्मी उसे महसूस हुई। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसने लू होंगिंग की आंखों में लड़ाने का जज्बा देखा। एक तेज लाल बिजली चमकी, जो उसके हाथ में मौजूद काले भाले के चारों तरफ लिपट गई। अपनी तरफ आते बड़े काले भेड़िए को देखकर, सिर्फ उसकी आंखों को देखकर ही उसके अंदर डर बैठ गया। लेकिन बहुत जल्दी लू होंगिंग के चेहरे पर एक पागलपन सा आया और वह तुरंत सीधे उस बड़े भेड़िए की तरफ भागी। अपनी बहन को बिना डरे आगे बढ़ते देखकर लू लान इस नजारे को अच्छे से जानती थी। उसने जल्दी से अपनी बहन को बचाने के लिए कई सुरक्षा घेरे बना दिए। इस मदद से लू होंगिंग की लड़ाने की ताकत तुरंत दोगुनी हो गई। यहाँ तक कि तीसरे लेवल के किसी बड़े जीव के सामने भी वह लड़ सकती थी। दोनों तरफ से तेज टक्कर हुई। भयानक ताकत ने तुरंत एक लहर बनाई जो हर तरफ फैल गई और एक सुनहरी रोशनी चमकी। वह बड़ा काला भेड़िया बिल्कुल ठीक रहा। लू होंगिंग का चेहरा तुरंत जम गया। हे मिंग ने ठंडे तरीके से उस इंसान को नीचे देखा जिसने अचानक उस पर हमला किया था, और उसने तुरंत अपने पंजे चलाए उस भारी ताकत के सामने। उस समय सुरक्षा के तीनों घेरे एक एक करके टूट गए और लू होंगिंग तुरंत पीछे जा गिरी। लू लान का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने अपने हाथ जोड़े और कई मीटर ऊंचा एक पवित्र साया बुलाया। वह साया धीरे धीरे सामने आया, 6 पंखों वाला एक रक्षक, जिसके जागते ही उसने तुरंत एक सुनहरी रोशनी की दीवार खड़ी कर दी, उन दोनों को बचाते हुए। बहन, रास्ते से हट जाओ। इससे पहले कि बात पूरी हो पाती, हे मिंग ने, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अपना हाथ उठाया। उसके तेज काले पंजे सामने आए और तुरंत उस सुनहरी दीवार को चीर दिया। उसने ठंडे तरीके से उन दोनों को देखा और आराम से आगे निकल गया, उन्हें पूरी तरह अनदेखा करते हुए। इस समय बाहर पूरी तरह सन्नाटा था। बड़े उस्ताद समेत सभी लोग चुप थे। क्या यह सच में एक जादूगर की ताकत थी? वह सिर्फ कुछ ही दिन पहले आगे भरा था और फिर भी उसके पास इतनी ताकत थी। यह सच में डरावना था। यह ताकत दूसरे स्तर के जादूगर से कहीं ज्यादा थी। उस अजीब ताकत को देखकर हर किसी के दिमाग में एक ही बात आई कि वह इस समय का सबसे बड़ा योद्धा है। सामने वाले का घमंड देखकर जियांग वीवे को ऐसा लगा जैसे उसे बहुत बड़ा दिमागी झटका लगा हो। इसकी क्या उम्मीद थी? यह लगभग नामुमकिन था, फिर भी उसने बाजी मार ली थी। क्या वह सच में इतना होशियार हो सकता था? अगले 10 घंटे में हे मिंग ने 10,000 से ज्यादा जीवों को मार डाला। उसने तीसरे लेवल के 3 बड़े जीवों को भी आसानी से हरा दिया। अगले बदलाव तक पहुंचने के लिए सिर्फ 1300 पॉइंट की जरूरत थी। यह सिर्फ आधे दिन की कमाई थी, लेकिन आगे बढ़ना और मुश्किल होता जाएगा। लू शुआन और लू निंग बहुत खुश थे। यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी आसानी से आगे बढ़ना देखा था, लगभग बिना किसी मेहनत के। मैं मुस्कुराया और बोर्ड पर देखा। मेरे कुल पॉइंट 34,500 तक पहुंच चुके थे। थोड़ी ही दूर पर हे मिंग ने अभी अभी जीवों का एक पूरा चक्कर साफ किया था और हमारे पास वापस आया था। मैंने आराम से उस पर ठीक करने का मंत्र पढ़ा। इसके तुरंत बाद गेम का समय खत्म हो गया और एक सफेद रोशनी ने हर चीज को घेर लिया। हम वापस कॉलेज के चौक पर पहुंचा दिए गए। अनकाउंटेबल आंखें तुरंत हमारी तरफ मुड़ गईं। आसपास के कई छात्र धूल से सने थे, खासकर वह ठंडे चेहरे वाला लड़का। उसने शर्म से अपना सिर झुका लिया। साफ था उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वह बड़े काले भेड़िए के एक ही वार से बुरी तरह जख्मी हो गया था। इस समय वहां के लोगों ने घोषणा ने सभी छात्रों के नंबर पढ़कर सुनाए। पहला स्थान त्राण लिन को मिला 34,500 पॉइंट के साथ। ये सुनते ही उस शांत रहने वाले छात्र की आंखें अचरज से खुली की खुली रह गईं और वह तुरंत स्क्रीन की तरफ देखने लगा। उसका नंबर सबसे ऊपर था, बाकी हर किसी से बहुत आगे। उनके बीच का फर्क एक गहरे गड्ढे जैसा था। यह पूरी तरह नामुमकिन था। वह इस पर भरोसा नहीं कर सका, यह सोचते हुए कि गिनती जरूर गलत होगी। वह अकेला नहीं था, उसके आसपास के कई लोगों को यह अजीब लगा। साफ था दूसरों के नंबर बहुत कम थे। हर किसी का शक देखकर सेक्रेटरी लड़की ने समझाया, जिस बड़े काले भेड़िए से आप मिले थे वह त्राणलिन का जीव था। कई लोग उसे रोकने की कोशिश में बुरी तरह जख्मी हो गए थे। ये सुनकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। मुकाबला पूरी तरह खत्म हो चुका था। इनाम आपके खाते में भेज दिए जाएंगे। हर कोई अब जा सकता है। मैं अपने कमरे में वापस आया। जैसे ही उसने मुझे दरवाजा खोलकर अंदर आते देखा,
वह शांत रहने वाला छात्र थोड़ा असहज दिखा। थोड़ी देर बाद एक पल के लिए रुकते हुए उसने एक गहरी सांस ली और कहा, आपके लिए कुछ सामान पहले आया था। उन्होंने कहा कि यह सामान का दूसरा हिस्सा है। चूंकि आप यहाँ नहीं थे, मैंने इसे आपके कमरे में रख दिया। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, शुक्रिया। उसने जल्दी से जवाब दिया, कोई बात नहीं। अपने कमरे में वापस आने के बाद मैंने वह बड़ा डिब्बा खोला। इस बार कीमती लोहे का सामान पहले से कहीं ज्यादा था। अगर चांदी की तितली काफी लोहा अपने अंदर मिला ले तो उसकी मजबूती इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी उसे नहीं तोड़ पाएगा और उसे कई खास खूबियां भी मिलेंगी। उस समय उसके पास न सिर्फ कभी न टूटने वाला बचाव होगा, बल्कि बहुत बड़ी ताकत भी होगी। मेरा इरादा सिर्फ एक ऐसा कमजोर जादूगर बनने का नहीं था जो सिर्फ अपने जीवों की ताकत पर भरोसा करे, क्योंकि उस तरीके में एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। एक बार दुश्मन के निशाने पर आने के बाद मेरी जान लेना बहुत आसान हो जाता। 10 मिनट बाद सारा लोहा चांदी की तितली ने पूरी तरह अपने अंदर मिला लिया था। इस समय उसकी मजबूती एक डरावने स्तर तक पहुंच चुकी थी। यहां तक कि एक बड़ा उस्ताद भी इसे नहीं तोड़ सकता था और इसका वजन 13 टन तक पहुंच गया। दोनों तरफ की मिली हुई ताकत की वजह से एक ही मुक्का जमीन को हिलाने के लिए काफी होता। ठीक तभी पहले स्थान पर आने वाले छात्र को मिलने वाले 50,000 पॉइंट आ गए। मैंने एक पल के लिए सोचा, फिर उन सबको खर्च कर दिया, कई जादुई फल खरीदते हुए। जैसे ही वे आए, मैंने तुरंत उन सबको बाहर निकाला और ब्लैकमिंग को खाने के लिए बुलाया। बहुत जल्दी मैंने एक गर्मी को अपने शरीर को मजबूत करते महसूस किया। ब्लैकमिंग का शरीर भी धीरे धीरे बढ़ा, सिर्फ कुछ मिनट में 40 मीटर तक पहुंचते हुए। मेरे जादूगर का स्तर बढ़ने के बाद हर बार ताकत के 5 पॉइंट जुड़ते थे। ऐसा लगा जैसे मैंने जादूगर के काम को एक बहुत अलग दिशा में मोड़ दिया था। एक ऐसा काम जो सिर्फ दूसरों की हिम्मत बढ़ाता था, एक कमजोर शरीर के साथ जिसे पीछे छुपना पड़ता था, वो एक ऐसे काम में बदल गया था जो आगे बढ़कर हमला करने में माहिर था। आज कॉलेज का पहला दिन था और कमरे में हम चारों को एक ही क्लास मिली थी। रास्ते में हम कुछ पुराने जानने वालों से भी मिले। लोशुआन और लान निंग भी हमारे जैसी ही क्लास में थे। जैसे ही हमने क्लास में कदम रखा, काफी लोग हमारी तरफ देखने लगे। ऐसा लगता है कि वे अभी भी उस झटके से बाहर नहीं आए हैं। एक ही जीव ने बाकी हर किसी को हरा दिया। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक तभी 2 बहुत सुंदर जुड़वां लड़कियां आईं। सुंदर लड़कियों ने क्लास के दरवाजे से अंदर कदम रखा। लाख होंगन और लाख लान ने एक पल के लिए आसपास देखा, इससे पहले कि वे सीधे मेरे सामने बैठ जाएं। उसी समय लंबी और शालीन क्यूई फे क्लास में आई। उसने कमरे के सभी छात्रों पर अपनी नजरें घुमाई और खुद का नाम बताया। मेरा नाम क्यूई फे है और अब से मैं आपकी क्लास टीचर हूँ। हाँ, अगर कुछ भी होता है तो प्लीज मेरे पास आने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं इन चीजों को देखने के लिए बहुत आलसी हूँ। ऐसा कहने के बाद वह अचानक गंभीर हो गई। उसकी आवाज सख्त हो गई। आप सब अपने राज्यों के होशियार छात्र हैं जो बड़े कॉलेजों में पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं। साफ है, सब इसलिए क्योंकि आपको अच्छा सामान चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कई सालों की चुपचाप कोशिशों के बाद दुश्मन की ताकत और बढ़ गई है। बहुत जल्द वे हमारे बचाव को तोड़ देंगे। ये सुनते ही हर किसी की आंखों में अचरज भर गया। साफ है, समाज अभी भी बहुत अच्छे से चल रहा है। यहाँ तक कि मनोरंजन की दुनिया भी फिर से बढ़ने लगी है। खबरें लगातार बता रही हैं कि हालात सुधरे हैं। इंटरनेट पर कोई बुरी खबर नहीं है। हर चीज शांत और सुरक्षित है। फिर भी अब वे एक बड़ी मुसीबत के बारे में बात कर रहे हैं। हर किसी का डर और शक देखकर जीफई धीरे से बोली, क्या आप नहीं देखते? क्योंकि ऐसा क्यों है कि आज के समाज में हम सेना में भी किसी बहुत ऊंचे दर्जे के उस्ताद को नहीं देखते। सबसे मजबूत लोग भी सिर्फ चौथे स्तर पर हैं। यह सुनकर हर किसी ने ध्यान से सोचा और महसूस किया कि यह सच था। हिसाब से बीच के स्तर की ताकत हर जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह इतनी कम भी नहीं होनी चाहिए कि इंटरनेट या असली जिंदगी में किसी एक से मिलना भी मुश्किल हो। अचानक उनके दिमाग में एक डरावना विचार आया। बड़े कॉलेजों के पढ़े हुए लोगों को कम से कम चौथे स्तर तक पहुंचना ही होता है। उनमें से ज्यादातर लोग बिना सोचे सीधे सीमा पर चले गए। ये उन्हीं का शुक्रिया था कि पीछे के इलाके इस शांति को जी पा रहे थे। जीफेई ने अपनी बात जारी रखी। ऐसी डर फैलाने वाली खबरों पर हर देश ने रोक लगा रखी है। इसका मतलब है कि आम घरों के कई लोग ऐसी चीजों से पूरी तरह अनजान हैं। लेकिन इस समय जो ज्यादा जरूरी बात है वह यह है कि जंगली जीवों का झुंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम उन्हें नहीं रोकते हैं, जब दूसरी ताकतें इस बात को जान लेंगी, वे तय समय से पहले एक बड़ा हमला कर देंगी। उसने सभी छात्रों की तरफ देखा और कहा, इसलिए हमारे आगे आने का समय आ चुका है। चलो, सभी कॉलेज जंगली जीवों को खत्म करने के लिए मिलिट्री बेस पर अपने सबसे अच्छे छात्रों को भेजेंगे। अब जो कोई भी जंगली जीवों की गिनती को कम करने के लिए मिलिट्री बेस जाने को तैयार है, प्लीज खड़ा हो जाए। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, क्लास में आवाजों का एक सिलसिला शुरू हो गया। एक एक करके कुर्सियां पीछे हटने की आवाज। मैं बेशक एक पल के लिए भी नहीं रुका। लू शुआन और लान निंग ने यह देखकर तुरंत खड़े होना चुना। जंगली जीवों से लड़ डचना तो तय था। अब यह बस थोड़ा पहले हो रहा था। क्लास में सिर्फ आधे छात्र ही बैठे रहे। यह देखकर क्यूई फेई धीरे से मुस्कुराई। आधे छात्रों ने जाने का फैसला किया। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा था। हर कोई मिलिट्री बेस जा रहा है। रुको, क्या हमें भी जाना होगा? हाँ, चूंकि हम सब इस क्लास में नए हैं और सबसे अच्छे 100 छात्र कॉलेज के सबसे खास लोग हैं, बेशक हमें जाना होगा।
वजह जो हम यह सिर्फ अभी कह रहे हैं वह यह है कि सेना सिर्फ अपनी मर्जी से आने वालों को चुनना चाहती है और उन्हें अपनी निगरानी में रखना चाहती है। अगर आप सच में हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, आपके पास अभी भी एक दूसरा रास्ता है, इस कॉलेज से अपना नाम वापस लेना। 20 से ज्यादा लोग जो अभी भी सोच रहे थे वे तुरंत खड़े हो गए और फिर क्यूई फेई ने सबको बाहर निकाला। कॉलेज के बाहर सामान ले जाने वाले कई बड़े ट्रक्स पहले से ही दरवाजे के सामने खड़े थे। सिपाही गंभीर चेहरों के साथ इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सभी छात्र ट्रक्स पर चढ़े, हमेशा चहल पहल से भरा रहने वाला कॉलेज अचानक पूरी तरह सूना हो गया। गाड़ी के अंदर क्यूई फेई ने कागजों का एक ढेर उठाया और कहा, जिस जगह हमें इस बार जाना है वो हेंगदुआन मिलिट्री बेस है, जो यहाँ से 900 किलोमीटर दूर है। बेस के ठीक सामने बाइलियान पहाड़दाच है, जो हजारों किलोमीटर में फैले हैं। जादुई नजर रखने वाले सिस्टम के मुताबिक सिर्फ बाहरी हिस्से में ही लेवल 10 से लेवल 30 तक के हजारों जंगली जीव हैं। अगर हम थोड़ा और अंदर जाते हैं तो वहां लेवल 40 से 50 के अनकाउंटेबल जंगली जीव होंगे। हमें सिर्फ बाहरी हिस्सा साफ करना है। अब तक सीमा पर तकनीक की मदद से किसी तरह हमलों को रोका गया है, लेकिन कुछ हुआ है। हाल ही में उनका हमला बहुत ज्यादा तेज हो गया है। वे दिन रात हर दिशा से हमारे बचाव पर वार करते हैं। इसलिए जंगली जीवों को साफ करने के इस काम के मिलने से हमारी आगे की लाइनें सच में पूरी तरह थक चुकी हैं। 8 घंटे के सन्नाटे के बाद आखिरकार आखिरी गाड़ी रुक गई। जैसे ही लोहे के भारी दरवाजे खुले, काले कपड़ों में सिपाहियों के कई ग्रुप कतार में खड़े दिखे, जो छात्रों के आने का इंतजार कर रहे थे। सभी सिपाहियों ने एक साथ सलामी दी। ये नजारा देखकर सबका आलस गायब हो गया। सब लोग काम का जिम्मा लेने के लिए मेरे पीछे चल पड़े। रास्ते में सबने आसपास देखा। पूरा मिलिट्री बेस इतना बड़ा था कि देखकर ही अचरज हो जाए। जहां चारों तरफ बड़ी तोपें लगी थीं। यहाँ का बचाव बहुत कड़ा था। इसके तुरंत बाद हम उस जगह पहुंचे जहां काम बांटा जा रहा था। वहां सोल्जर लड़कियां इंतजार कर रही थीं, जिन्होंने हम सबको एक काला स्मार्ट ब्रेसलेट दिया। ये ब्रेसलेट कॉलेज के एग्जाम वाली मशीन जैसा ही था, पर इसमें काम देखने, नक्शा खोजने और मुसीबत के समय इशारा भेजने का बटन भी था। इसे बस एक बार दबाने से बेस को तुरंत खबर मिल जाती और वे मदद भेज देते। साथ ही पास के लोगों को भी मैसेज मिल जाता ताकि वे तुरंत मदद के लिए भाग सकें। ब्रेसलेट से एक आवाज आई, छोटा आई आपकी सेवा में हाजिर है। लड़ाई के इस काम में हर छात्र को रोज कम से कम एक काम पूरा करना होगा। आपने आज का काम नहीं लिया है, प्लीज जल्दी जाकर अपना काम चुनें। मैं स्क्रीन की तरफ बढ़ा जहां अनगिनत काम दिख रहे थे। मैंने कुछ लाइनें देखी और सोचा कि एक भरोसेमंद रास्ता चुनना ही ठीक होगा। कुछ ऐसे काम चुनना जो तीसरे स्तर के बदलाव वाले लोग करते हैं, सबसे सही रहता। अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे घूर रहा है। मैं मुड़ा तो देखा कि लू शुआन और लान निंग शुरू से अंत तक मेरे पीछे आ रहे थे। दोनों बहुत लाचार आंखों से मुझे देख रहे थे। उनकी ताकत के हिसाब से बाहर जंगल में जाना उनके लिए एक कदम बढ़ाना भी मुश्किल कर देता। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे साथ आओ। जब हमने ये जिम्मा लिया है तो इसे पूरा भी करेंगे। दोनों ने तुरंत सिर हिलाया। उनकी आंखें खुशी से भर गईं। ये देखकर फेंकिए जो लान निंग को अपने साथ बुलाना चाहता था अचानक रुक गया। जंगल खतरों से भरा था, कभी भी कुछ भी हो सकता था। शायद हमें साथ चलना चाहिए ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें, ली जोंग ने कहा। फेंक ने गुस्से से देखा, फिर अपना काम चुनकर अपने साथी के साथ चला गया। क्या दिक्कत है? आखिरकार हम लड़ने वाले खास काम में हैं। इतना मत डरो। कुछ भरोसेमंद लोग ढूंढो और ग्रुप बनाओ। ज्यादा से ज्यादा मुसीबत का बटन दबा देना। अगर हम पास होंगे तो तुम्हारी मदद कर देंगे। काओ जियाओ को अचानक लगा जैसे सब उसके दुश्मन बन गए हों। थोड़ी देर बाद मैंने भी 3 काम चुन लिए। 200 किलोमीटर दूर रहने वाले काले बंदरों को साफ करना, साथ ही 2 दांतों वाले बड़े बाघ और खून के प्यासे बड़े मगरमच्छ को खत्म करना। इन जीवों की जगह उस्तादों ने पहले ही तय कर रखी थी, जिन्होंने जादुई नजर और छोटे ड्रोन्स की मदद से यह देख लिया था कि ये जीव अपने इलाके से ज्यादा दूर नहीं जाते। छात्रों के शिकार को आसान बनाने के लिए बेस ने पूरी तैयारी कर रखी थी। बेशक उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया था। बाहर जाने वाले हर छात्र को 3 बम और एक भारी पिस्तौल मिल रही थी, जिसके 7 छर्रे 20 लेवल के जीव को जख्मी करने के लिए काफी थे। पर मुझे अपने निशाने पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ 3 बम ले लिए। गोली एक बड़ी आवाज के साथ चलती, पर मेरे एक मुक्के की ताकत उस गोली से कहीं ज्यादा थी। मैं मुड़ा और उन दोनों को लेकर चल पड़ा। जल्दी ही गाड़ी पहाड़ियों के बीच पहुंची। मैंने तुरंत चांदी की तितली को बुलाकर कवच बना लिया। ठीक तभी ब्रेसलेट बजा। क्या आपको लाइट जलाने की जरूरत है? हाँ। अगले ही सेकंड एक तेज सफेद रोशनी ने 10 मीटर के दायरे को चमका दिया। कमांड सेंटर में सबके चेहरे गंभीर थे। उन्होंने जादुई कैमरे से देखा कि हमारा रास्ता गलत था। आगे बढ़ने पर वह इलाका आता जहां 30 लेवल से ऊपर के जीव रहते थे। वे अभी तक रुके क्यों नहीं? जल्दी देखो उन्होंने कौन सा काम चुना है। स्क्रीन देखने वाली लड़िचकी ने जल्दी से बटन दबाए और अचरज से चिल्लाई, काम एक 33 लेवल के काले बंदर, एक 36 लेवल के बड़े बाघ और एक 39 लेवल के बड़े मगरमच्छ को मारने का है। ये सभी काम तीसरे स्तर की ताकत वाले लोगों के हैं और आखिरी काम तो चौथे स्तर जितना मुश्किल है। क्या वे पागल हैं? यांग श्याओ ने अपना सिर पकड़ लिया। क्या यह इस साल का सबसे अच्छा नया छात्र है? वह सिर्फ 16 लेवल का है, फिर भी वह इतना बड़ा काम लेने की हिम्मत कर रहा है। उसकी ताकत के हिसाब से वह सीधे मौत के जाल में कदम रखने जैसा था। पर जो होशियार लोग खतरा जानकर भी आगे आते हैं, वे गद्दार नहीं होते। भले ही वे जिद्दी हों,
उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता। उसने तुरंत हुक्म दिया कि 4 हेलीकॉप्टर्स को उस इलाके में भेजा जाए ताकि मुसीबत के समय वे तुरंत बचा सकें। यांग श्याओ ने एक ठंडी सांस ली। दूसरों के मुकाबले उनका बेस पीछे चल रहा था। ठीक तभी ब्रेसलेट ने सावधान करने की आवाज दी कि वे काले बंदर के इलाके में आ चुके हैं। आवाज आते ही झाड़ियों से अचानक एक बड़ा सांप निकला। उसका शरीर 4 मीटर चौड़ा और कई मीटर लंबा था। उसने अपने तेज दांत खोले और सीधे मेरी तरफ झपटा। उसका बड़ा लाल मुंह मुझे पूरा निगलने ही वाला था। मैं तुरंत घूमा, दोनों हाथों से सांप के दांत पकड़े और अपनी पूरी ताकत से उन्हें तोड़ दिया। 13 टन के शरीर और भारी ताकत से सांप के दांत तुरंत टूट गए। खून बहने लगा और वह दर्द से पीछे हटा, पर मैंने उसे संभलने का 1 सेकेंड भी नहीं दिया। मैंने अपने पैर जमीन में जमा दिए। मेरा साया सीधे सांप की तरफ बढ़ा और एक मुक्का दे मारा। उसकी पीठ की हड्डी मौके पर ही टूट गई। वह सांप दर्द से चिल्लाया। उसकी ठंडी आंखों में साफ डर था। उसने तुरंत भागने की कोशिश की। मैंने उसे कसकर पकड़ा और पीछे खींचा। सांप घबराकर हिलने लगा। जमीन लगातार कांप रही थी, पर सब बेकार था। मेरा मुक्का सीधे उसके सिर पर लगा। उसका सिर फट गया और हड्डियां चूर हो गईं। मैंने दोनों हाथों से उसका जबड़ा पकड़ा और उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। यह डरावना नजारा देखकर लुओ शुआन और लान निंग कांपने लगे। दूसरी तरफ कमांडर फेंक ये सब देखकर चुप हो गए। सबने अचरज से स्क्रीन की तरफ देखा। ये ताकत सच में अजीब थी। वह खुद सिर्फ 16 लेवल का था, फिर भी उसने 29 लेवल के बड़े सांप को हरा दिया। वह कैसा जीव है? यांग श्याओ ने चुपचाप अपना सिर झुकाया और कागज को फिर से देखा, जिस पर उसका काम सिर्फ एक जादूगर लिखा था। अचानक एक दहाड़ गूंजी जो पूरे कमरे में सुनाई दी। सबके चेहरे गंभीर हो गए। 50 मीटर ऊंचा एक बड़ा काला बंदर पहाड़ी से नीचे कूदा। ऐसा लगा जैसे वह लड़ाई के हंगामे से जाग गया था और सीधे उनकी तरफ भाग रहा था। यह ठीक नहीं है, वह काला बंदर है। वह 34 लेवल पर कैसे पहुंच गया? ये जीव हर 10 लेवल पर अपनी खाल बदलते हैं। वह कुछ ही मुक्कों में बड़े सांप को मार सकता है। यांग श्याओ ने अपना सिर हिलाया। उसका दिल भी निराशा से भर गया। इंसानों में बहुत कम लोग थे जो इतने ताकतवर दुश्मन से लड्डी हेक सकते थे। उसने अपना हथियार तैयार रखा। अगर हालात बिगड़ते तो वह तुरंत हेलीकॉप्टर्स भेज देता। इससे पहले कि मैं अपना सामान समेट पाता, ऊपर से एक बड़ा काला साया नीचे आया। बंदर ने अपने हाथों को भारी मुक्कों में बदला और जोर से जमीन पर मारा। मैंने बिना डरे अपनी पीठ के पीछे से खंजर निकाला और वार किया। धार सीधे उसके मजबूत हाथ पर लगी और एक झटका हर तरफ फैल गया, पर मेरा एक बाल भी बांका नहीं हुआ। मैंने सारा वार खुद पर झेल लिया। वह बंदर चिल्लाया। उसका शरीर अचानक कई गुना बढ़ गया और वह 70 मीटर ऊंचा हो गया। इसके तुरंत बाद उसने अपने हाथ को हथौड़े की तरह चलाया। वह बड़ा हाथ नीचे आया, पर एक पल में मैं उसके सिर के ऊपर पहुंच गया। मेरे खंजर ने नीचे वार किया, जिससे दूरी कम हो गई। तलवार की रोशनी चमकी और सीधे उसकी गर्दन के पीछे लगी, पर सिर्फ आधा मीटर गहरा जख्म ही दे पाई। बंदर दर्द से चिल्लाया। उसने अपने दोनों हाथ पागलों की तरह चलाए, पर मैंने सब बचा लिया। इस समय मैं उसके बिल्कुल सामने था। मेरे खंजर ने बार बार एक ही जगह वार किया और कुछ ही चोटों के बाद बंदर ने अपना पैर उठाया और जमीन पर मारा। जमीन तेजी से हिली, धूल हर तरफ उड़ गई और मैं 10 मीटर दूर आ गया। ऐसा लगता है कि 13 टन के वजन और इस धार के साथ भी उसे भारी चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल है। यहां तक पहुंचना ही मेरी सीमा है। ये सोचते हुए मैंने बात को ज्यादा नहीं बढ़ाया। एक पल में एक जादुई तलवार मेरे हाथ में आ गई। इस पर अजीब सफेद डिजाइन बने थे जो बहुत रहस्यमयी लग रहे थे। मेरी दिमागी ताकत एक पल में खत्म हो गई और मेरा सिर भारी हो गया। इसके बाद मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया और बंदर के बाल खड़े हो गए। उसने अपने दिमाग में एक डर महसूस किया, जैसे कोई अनदेखा खतरा उसे जकड़ रहा हो। वह जल्दी लड़ाई खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, पर मेरा हाथ नीचे घूमा और जादुई तलवार ने बिना किसी चेतावनी के उसके शरीर को चीर दिया। उसका बड़ा शरीर जमीन पर गिर पड़ा और हवा ने बची हुई धूल को उड़ा दिया। उसका शरीर अभी जिंदा था, पर उसका दिमाग खत्म हो चुका था। वह एक ही वार में मुझसे हार गया और मैंने अपनी तलवार रख ली। अच्छा हुआ कि उसका डर इतना ज्यादा था कि आसपास के दूसरे जीव पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो गई। ये देखकर दूर खड़ा हेलीकॉप्टर धीरे से मुड़ा और वापस चला गया। पूरा कमांड सेंटर चुप था। सब खाली आंखों से स्क्रीन को देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ था। यांग श्याओ ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसे समझ आया कि यह जरूर दिमाग पर चोट करने वाला हुनर होगा। ऐसा हुनर बहुत कम देखने को मिलता है, पर जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा हैरान किया वह मेरी खुद की लड़ने की ताकत थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं 18 लेवल का फर्क पार कर सकता हूं और बिना किसी नुकसान के उस बंदर के हमले को झेल सकता हूं। सबसे जरूरी बात, यह कोई अचानक आई ताकत नहीं थी, बल्कि यह मेरी आम ताकत जैसी थी। यही सबसे डरावनी बात थी। जो लोग इतना बड़ा फर्क पार करके दुश्मन को हराते हैं, वे हमेशा किसी खास ताकत या बड़े वार का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर ऐसा नहीं कर पाते। अगर वह इस हालत को बनाए रख सकता है, तो जब वह सीमा पर जाएगा, वह दुश्मनों के लिए एक बुरा सपना बन जाएगा। ये सोचते हुए यांग श्याओ का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह बहुत खुश था। वह कमरे से बाहर निकला, एक छोटे से कोने वाले कमरे में गया, दरवाजा बंद किया और जादुई घेरे चालू किए। फिर उसने एक फोन निकाला और करीब आधे घंटे इंतजार करने के बाद दूसरी तरफ से एक आवाज आई, मैं इस समय बुरी तरह जख्मी हूं।
मुझे डर है कि मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर मिस्टर झांग ने पूछा, साफ बताओ वो कितना मजबूत है? अगर हम एक ही स्तर पर हैं, भले ही हम साथ मिल जाएं, वह फिर भी हमें जमीन पर गिरा सकता है। यांग श्याओ ने बेबसी से कहा। यह सुनकर दूसरी तरफ से जवाब आया, तब यह मुश्किल बात है। मुझे लगता है कि शायद पूरी इंसानियत भी उसे न बचा पाए। बस दुश्मनों के हत्यारे भेजने का इंतजार करो। वह मुझे एक हाथ से कुचल सकता है, लेकिन अगर वह मिस्टर झांग के सामने है तो कहना मुश्किल है। इस पर दूसरे बड्डों से बात करनी होगी। उसी समय लू शुआन ने बंदर के बड़े शरीर को देखा और खुशी से चिल्लाया, वह बिना कुछ किए भी 34 लेवल के जीव का सामना कर सकता है। भाईलिन सच में बहुत मजबूत है। मैं बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। इसके तुरंत बाद मैंने मन ही मन सोचा। मैंने 40 मीटर ऊंचे काले भेदिये को बुलाया, जिसने दोनों जीवों के शरीर को बहुत जल्दी निगल लिया, जिससे मेरे पॉइंट 0.2 बढ़ गए, पर यह अभी भी 1200 से बहुत दूर था। मैंने एक पल सोचा, फिर अपने हाथ में बचे हुए जादुई पत्थर लिए, जिन्हें मैंने पहले जीवों को मारकर निकाला था, और उन सबको काली आग में फेंक दिया। औसतन हर पत्थर ने कम से कम 1 पॉइंट दिया और मेरी आंखें चमक उठीं। अगर ऐसा है तो पॉइंट तेजी से बढ़ाने का रास्ता मिल गया है। फिर मैं उन दोनों को और अंदर ले गया। आधे घंटे बाद 30 मीटर से ज्यादा लंबा एक जीव, लंबे और तेज दांतों वाला एक बड़ा बाघ सामने आया। पर इससे पहले कि वो हमला कर पाता, काले भेदिये ने अपनी तिरछी आंखों से देखा और उसकी ताकत ने बाघ को वहीं जमा दिया। इसके तुरंत बाद जमीन फटी। भेड़िया तुरंत बाघ के सामने आ गया। उसके तेज पंजे निकले और एक ही बार भारी ताकत के साथ नीचे आया। बाघ तुरंत हवा में फेंक गया। उस भारी ताकत से वह कई पेड़ों को तोड़ता हुआ निकला। उसके चेहरे पर गहरे जख्म बन गए और खून बहने लगा। पर इससे पहले कि वह संभल पाता, भेड़िया फिर से उसके सामने खड़ा था। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर वह बाघ पूरी तरह काली आग में घिर गया। यह नजारा देखकर स्क्रीन पर देख रहे अफसरों की भी रूह कांप गई। वे आंखें भले ही सिर्फ स्क्रीन पर देखी गई हों, उन्हें ऐसा महसूस करा रही थीं जैसे वे अगले ही पल अपनी जान खो देंगे। यांग श्याओ हंसा। उसे लगा कि नई पीढ़ी सच में पुरानी से आगे निकल चुकी है। तीनों लोग और एक जीव पहाड़ियों को पार कर गए और 1 घंटे बाद यह इलाका 30 लेवल से ऊपर के जीवों से भर गया। पर काले भेदिये के डर की वजह से एक भी जीव पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। 100 मीटर से ज्यादा लंबा और लाल खाल से ढका एक बड़ा मगरमच्छ अचानक अपनी लाल आंखें खोलकर बैठ गया, जैसे अपने इलाके में आने वालों को डरा रहा हो। भेदिये ने तुरंत अपने दांत दिखाए। उसके शरीर से एक भयानक ताकत निकली, जो उस मगरमच्छ से कहीं ज्यादा डरावनी थी। अगले ही सेकंड उसका शरीर तेजी से बढ़ा और उसकी लंबाई लगभग 300 मीटर हो गई। मगरमच्छ को लगा जैसे उसे किसी ने दबा दिया हो। वह गुस्से में आगे बढ़ा। उसके हर कदम से जमीन हिल रही थी और भेड़िया काली आग से घिर गया। उसके तेज पंजों से एक काली रोशनी चमकी। उसी समय भेदिये के शरीर से सुनहरी रोशनी का एक घेरा निकला, जो बहुत मजबूत लग रहा था। मगरमच्छ ने अपना बड़ा मुंह खोला, जिसमें तेज दांतों की कतारें थीं। सिर्फ देखने से ही डर लग जाए, पर जब उसने उस सुनहरी चमक पर दांत गड़ाए तो वह अपना मुंह बंद नहीं कर पाया। भेदिये ने बस ठंडे तरीके से उसे देखा, फिर अपना आगे का पैर उठाया। उसके तेज पंजे बहुत तेजी से नीचे आए, जिसने तुरंत लाल खाल को चीर दिया और मांस का लोथड़ा बना दिया। उसी समय मगरमच्छ जोर से चिल्लाया और अपनी लंबी भारी पूंछ चलाई। उसकी पूंछ पर लाल रोशनी घूम रही थी। उसकी ताकत बहुत डरावनी थी, जो एक तेज हवा के साथ सीधे भेदिये की तरफ आई और जमीन पर गहरी दरारें बना दी। भेड़िया अपनी पूरी ताकत से खुद को रोकने में कामयाब रहा। मगरमच्छ तुरंत पास आया। उसने अपने दोनों आगे के पैर उठाए, भेदिये को जकड़ा और उसे अपने पीछे झील में खींच ले गया। एक पल में झील का पानी हवा में उड़ा और नीचे दोनों बड़े जीव पागलों की तरह एक दूसरे को नोचने लगे, जिससे झील का पानी पूरी तरह गंदा हो गया। भेदिये के आस पड़ोस की काली आग कमजोर नहीं हुई। इसके उलट झील के पानी का तापमान लगातार बढ़ता रहा। मगरमच्छ के पानी में होने के फायदे के बावजूद वह भेदिये के सामने इस तरह दब गया था कि अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। उसकी लाल रोशनी तेजी से घूमी, पर फिर भी वह कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। ठीक है, सिर्फ कुछ ही मिनट में झील का पानी लगभग आधा कम हो गया था। अचानक पानी का ऊपरी हिस्सा फटा और एक बड़ा काला भेड़िया झील से बाहर कूदा। उसका करीब 300 मीटर लंबा शरीर बहुत भारी लग रहा था, जिसे देखकर कोई भी कांप जाए। भले ही भेड़िया उन पर हमला नहीं करता, लू शुआन और लू निंग अपने दिल का डर दबा नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि स्क्रीन से देख रहा कमांड सेंटर भी ऐसा ही महसूस कर रहा था, और वह बड़ा मगरमच्छ बिना किसी निशान के पूरी तरह खत्म हो चुका था। इस समय उनके हाथ पर लगी मशीन बजी, जो बता रही थी कि पूरा काम खत्म हो चुका था और वे काम जमा करने के लिए बेस पर वापस जा सकते थे। जब तीनों वापस आए तब रात का 1 बज रहा था। लू शुआन सीधे काम जमा करने वाली जगह गया और एक सोल्जर लार्डिचकी को ढूंढा। क्या आप लोगों ने सच में इसे पूरा कर लिया? हाँ, ये कुल 200 पॉइंट है। चूंकि आप लोग एक साथ काम कर रहे हैं, आप इसे कैसे बांटने की सोच रहे हैं? बस एक बार देखो, मैं सबूत के तौर पर छोटे एआई की वीडियो दिखाऊंगा, फिर लार्डिचकी द्वारा बताए गए हिसाब से मैं पॉइंट बाकी दोनों को भेज दूंगा। मैंने लू शुआन और लान निंग को देखा। उन्हें लगातार साथ रखना मदद नहीं करेगा। उससे क्या फायदा होगा?
और इसने मेरे लिए खुद को तैयार करना सिर्फ मुश्किल बनाया। ऐसा लगता है कि ये उनके लिए एक अच्छा ग्रुप ढूंढने का समय है। मेरे जाने के थोड़ी ही देर बाद बोर्ड पर एक बड़ा मैसेज आया, यूनक्वे कॉलेज, पहला साल, 16 लेवल का जादूगर, 100 पॉइंट, नंबर 1245। न सिर्फ मुख्य बेस पर बल्कि दूसरे बेसों पर भी जहां कई कॉलेज इकट्ठा थे, वह बड़ा मैसेज एक साथ दिखाई दिया। उस समय वहां खड़े कई छात्र हैरान रह गए। ये इंसान कौन है? उसने तुरंत 100 पॉइंट कमा लिए। इसका मतलब है कि उसने कम से कम 2 तीसरे स्तर के मुश्किल काम पूरे किए होंगे। मैं भी पहले साल का छात्र हूँ, पर मेरे पॉइंट अभी भी बहुत कम है। कौन नहीं डरेगा? मैं तो सिर्फ पहले स्तर का काम लेने की हिम्मत करता हूँ। ये जीव बहुत खतरनाक है। मेरे पास फायदे थे, फिर भी मैं दब गया और अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था। वह सिर्फ 16 लेवल का है और उसके पास 100 पॉइंट है। उसने ऐसा कैसे किया? इस समय ज्यादातर छात्रों के पास सिर्फ कुछ ही पॉइंट है। पहले साल के छात्र का यहाँ तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। सब लोग बहुत हैरान थे, तो क्योंकि वह सिर्फ 16 लेवल का था, बस नया छात्र था। फिर भी उसने 2 बड़े स्तर पार किए और कामयाबी से 30 लेवल से ऊपर के 2 जीवों को मार दिया। लुओशियांग बेस के अंदर फेंकी बात कर रहे थे कि बाहरी हिस्से में 60 लेवल के बड़े जीव को कैसे मारा जाए। जब उन्होंने अचानक बोर्ड पर नाम देखा, वे थोड़े हैरान थे। ऐसा कैसे हो सकता था? फेंकी की आवाज सुनकर कई उस्तादों ने देखा और पूछा, ओल्ड फेंक, क्या आप इस छात्र को जानते हैं? एक नया छात्र अपने पहले दिन ही 100 से ज्यादा पॉइंट कमा रहा है। ये कुछ ज्यादा ही लग रहा है। फेंकी ने कहा, जिस छात्र के लिए मैंने पहले कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, वह यही था। उस समय जी फेई ने इतनी ज्यादा चीजें दी थीं, वरना वो हमारे कॉलेज में होता। यह सुनकर उस्तादों को समझ आया कि वो उस साल का सबसे अच्छा छात्र था। लेकिन बहुत जल्दी किसी ने अपना सिर हिलाया और कहा कि वह शायद कुछ बड़े छात्रों की मदद से आगे बढ़ा होगा। अगर वह सिर्फ खुद पर भरोसा करता तो कोई रास्ता नहीं है कि वह एक बार में 100 से ज्यादा पॉइंट कमा पाता। यह सच है, पर यह तरीका तारीफ के काबिल नहीं है इस बार। इसके अलावा जीवों को रोकने के साथ साथ छात्रों को तैयार करना भी मकसद है। यह सही है, अभी हालात बहुत गंभीर हैं। ताकत बढ़ाने को सबसे पहले देखा जाना चाहिए। नंबर के लिए दिखावा करने का कोई मतलब नहीं है। फेंकी ने एक सांस ली। शुरुआत में मुझे उससे बहुत उम्मीदें थी। वह 33 लेवल का मजबूत जीव, आपको इसे मारने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ी थी। श्याओ यूनाक्सू ने शांति से कहा। फेंकी का मुंह थोड़ा सा खुला रह गया। उन्हें मानना पड़ा कि वह बहुत होशियार था। सिर्फ 17 लेवल पर उसने पहले ही 33 लेवल के जीव को हरा दिया था। इस साल की क्लास में सच में एक से बढ़कर एक है। उस्ताद, प्लीज आप चिंता मत कीजिए। इस क्लास में बेशक कई अच्छे छात्र हैं, पर मेरे होने से मैं सबसे आगे हूं। मैं हर दुश्मन को हराऊंगा और सबसे ऊंचा स्थान पाऊंगा। शाओयुन ने चुपके से देखा और देखा कि टीचर झोंग अपना मुंह छिपाए थे, पूरी तरह चुप। ठीक तभी उसने बड़ी स्क्रीन पर नाम देखा। उसका चेहरा तुरंत जम गया। उसके दिल में अचरज की हजारों आवाजें गूंज उठी। नामुमकिन, पूरी तरह नामुमकिन। मुझसे ज्यादा मजबूत कोई कैसे हो सकता है? 100 पॉइंट। यहां तक कि मैं अंदर गया और जो बड़ी छिपकली मैंने मारी वह भी इसके सामने कुछ नहीं थी। उसका चेहरा देखकर फेंकी ने कहा, हमने अभी इस पर बात की है और यह शायद इसलिए है क्योंकि एक बड़े छात्र ने मदद की जिससे यह नतीजा मिला। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं पहले जाता हूं। उस्तादों ने आखिरकार चैन की सांस ली, जैसे उन्होंने अभी अभी अपना काम पूरा किया हो, और जल्दी से फेंकी को विदा कहकर सीधे आगे बढ़ गए। पहाड़ियां काली रात में डूबी थीं। उसी समय मैं अपने कमरे में वापस आया, अपने साथियों के साथ खाना खाया और लू शुआन और लान निंग के लिए उनके ग्रुप में शामिल होने का इंतजाम किया ताकि वे चौथे स्तर की ताकत वाले 2 मुश्किल काम कर सकें। जैसे ही मैं पहाड़ियों की तरफ बढ़ा, एक अफसर ने तुरंत यांग श्याओ पर चिल्लाकर कहा। इस बार उसे चौथे स्तर की ताकत के बराबर मुश्किल काम दिया गया था। यह सुनकर यांग श्याओ ने एक गहरी सांस ली। 2 बड़े स्तर पार करना काफी नहीं था। ये लड्डिच का यहाँ तक कि 3 स्तर पार करना चाहता है, 40 लेवल से ऊपर के जीव से मुकाबला करते हुए। ये सच में एक पूरी तरह अलग दुनिया है। भले ही एक हेलीकॉप्टर अपनी सारी गोलियां चला देता, वो उस जीव की खाल पर एक खरोंच भी नहीं बना पाता। 40 लेवल की मुसीबत। जल्दी कॉलेज के उस्तादों को बताओ और उनसे कहो कि उस पर नजर रखने के लिए किसी को भेजें। मुझे डर था कि कहीं चेन लिन को कुछ हो ना जाए, इसलिए मैंने बेस पर रुके 3 उस्तादों को तुरंत मैसेज भेजने के लिए ब्रेसलेट का इस्तेमाल किया। वे सभी उस्ताद थे। मैसेज मिलते ही उन्होंने तुरंत बात की और जियांग वुइवे को भेजने का फैसला किया। जैसे ही चेन लिन मुसीबत का बटन दबाता, उसे तुरंत मदद मिल जाती। उसी समय अनकृत बड़े पेड़ों और लताओं के बीच एक बड़ा काला भेड़िया बहुत तेजी से आगे भाग रहा था, लगभग 1 घंटे में अपनी जगह पर पहुंचते हुए। इस समय 44 लेवल का बड़ा 3 सिरों वाला सांप फुफकार रहा था। मैंने चुपचाप अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में 1 मीटर से ज्यादा लंबी एक जादुई तलवार सामने आ गई। मेरे हाथ के धीरे से हिलाने के साथ वह सांप तुरंत तेजी से कांपने लगा, जैसे अंधेरे में मौत को महसूस कर रहा हो। ठीक अगले ही सेकंड बाएं सांप के सिर ने एक भयानक चीख निकाली, फिर वह ढीला पड़ गया और पत्थर पर गिर गया। बाकी दोनों सिरों ने यह देखकर जल्दी से उसे छुआ। यह जानने पर कि उसकी सांसें रुक चुकी थीं, वे घबरा गए। फिर मैंने काले भेदिये को हमला करने और उसे काटने का हुक्म दिया। हुक्म मिलते ही वह तुरंत गरजा। एक आवाज के साथ उसका शरीर तेजी से बढ़ा।
लगभग 300 मीटर तक पहुंचते हुए उसकी पूरी खाल पर काली आग भड़क गई। वो भयानक डर महसूस करके सांप ने तुरंत अपना बड़ा मुंह खोला और बैंगनी जहर की एक बौछार छोड़ दी। भेदिये ने वार बचाया नहीं, बल्कि सीधे आगे बढ़कर सामना किया। उसने अपने दांत गड़ाए और सांप के बीच वाले सिर को काट लिया। उसे जोर से जमीन पर खींचा। दोनों तेजी से घूमने लगे। दूसरे सांप के सिर ने अपने साथी पर हमला होते देखकर दहाड़ लगाई और कसकर काटा। उसके तेज दांत भेदिये के शरीर में गहरे ढस गए। जहर तुरंत उसके खून के रास्ते अंदर तक फैल गया और बड़ा होने के बाद अपनी ताकत की वजह से भेड़िया अभी भी जहर के असर को झेलने में सक्षम था। उसके पंजों से एक काली रोशनी निकली और उसने काटने वाले सिर को दूर फेंक दिया। उस समय मैंने अपनी जादुई तलवार निकाली। मेरी परछाई तुरंत गायब हुई और फिर अचानक सांप के बिल्कुल सामने आ गई। तलवार ने उसकी आंख को चीर दिया। तेज दर्द की वजह से सांप के सिर ने एक भयानक चीख निकाली। उसी समय काली आग वाले पंजों ने तुरंत वार किया, उसे जमीन पर पटकते हुए। पर उसकी 30 मीटर से ज्यादा लंबी भारी पूंछ घूमी एक तेज हवा के साथ। जैसे ही पूंछ चली, मैंने तुरंत अपनी तलवार उठाई। अचानक मैं एक रॉकेट की तरह जमीन पर जा गिरा। यह देखकर भेड़िया तुरंत गुस्से में आ गया। उसके पंजे, जो काली रोशनी से ढके थे, हवा में चले, अपने दुश्मन की मजबूत खाल को चीरते हुए। वह मजबूत बचाव अब कागज जैसा कमजोर था, जो गहरे जख्मों के साथ फट गया। इसके तुरंत बाद भेड़िया मुड़ा और दूसरे सांप के सिर की गर्दन पर कसकर काटा। उसे इस तरह नोचने लगा जैसे उसे वहीं फाड़ देना चाहता हो। दो बड़े जीव, जिनमें से हर एक 100 मीटर से ज्यादा लंबा था, टकराए। पत्थर और मिट्टी उड़े, बड़े पेड़ गिरे और मैं बिना किसी चोट के धूल से उठ खड़ा हुआ। मेरे चांदी के कवच की बचाने की ताकत सच में बहुत भरोसेमंद थी। दोनों बड़ों को और तेजी से लड़ाते देखकर मैं एक पास के पत्थर पर बैठ गया, बस भेदिये के उसे थका देने का इंतजार करने लगा। उस समय थोड़ी ही दूर पर सफेद कवच में एक लंबी लड्डकी चुपचाप पास आ रही थी, पर मैंने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी, एक चांदी की चमक के साथ वार किया। हालांकि मुझे जल्दी ही अचरज हुआ। जियांग वुयुए ने थोड़ा सा सिर हिलाया। वो भी हैरान दिख रही थी, हथियार से मिलने वाले वजन को महसूस करते हुए। यहां तक कि उसके जैसी 59 लेवल की उस्ताद को भी अपनी ताकत लगानी पड़ी थी। मैं सिर्फ एक पल के लिए खुद को रोक पाई। उस्ताद, आप यहाँ क्यों हैं? मेरे सवाल के जवाब में उसने चुपचाप अपना हाथ पीछे खींचा। उसकी उंगलियां अभी भी हल्की सी कांप रही थीं। वो बस पास से गुजर रही थी और हंगामा सुनकर देखने आई थी। ठीक तभी 30 मीटर से ज्यादा लंबा एक सांप का सिर अचानक ऊपर से नीचे आया। एक बड़ी आवाज हुई जिसने तुरंत जमीन को धूल से भर दिया। एक भयानक आवाज हजारों मीटर तक गूंजी। भेड़िया सांप के शरीर के ऊपर खड़ा था। उसकी काली आग बचे हुए हिस्से को निगल रही थी, उसे ताकत में बदलते हुए। उसका 300 मीटर से ज्यादा लंबा शरीर तबाही के एक सच्चे जीव जैसा दिख रहा था। जियांग वुयुए यह नजारा देखकर दंग थी। इतनी दूरी से भी वह भयानक रूप, जैसे सारी जान ले लेना चाहता हो, अभी भी उसकी रूह कंपा रहा था। दूसरी तरफ कमांड सेंटर में हंगामा था। यहां तक कि यांग श्याओ भी खुश थे। उसने सच में ये कर दिखाया था। मेरे भगवान, ये लड़ने की ताकत इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? मुझे लगता है वह सबसे ज्यादा मजबूत है। उस जीव की ताकत से अनकृत काली आग के सांप हवा में चले और भेदिये के शरीर में समा गए। उसका शरीर जल्दी से छोटा हुआ, फिर रेंगते हुए उसके पास आया। मैं फिर आराम करने के लिए लेट गया। उसके बाद जियांग वुयुए ने मुझे सावधान रहने की सलाह दी और चली गई। वह आगे बढ़ी और नक्शे पर रास्ता देखने के बाद मैं भेदिये पर सवार हुआ और अपनी यात्रा जारी रखी। सांप के हिस्से और उसके जादुई पत्थर को निगलने के बाद भेदिये का शरीर सीधे 1 मीटर बढ़ गया और उसके पॉइंट भी 10 बढ़ गए। अगर वह इसी रफ्तार से चलता रहा तो शायद सिर्फ 4 से 5 दिनों में वह फिर से बदल जाएगा। इस बदलाव के बाद उसका स्तर ऊंचे दर्जे के जीवों तक पहुंच जाएगा और उसकी ताकत भी बढ़ जाएगी। उस समय उसकी लाट देने की ताकत यकीनन और भी ज्यादा डरावनी होगी। ठीक तभी दूर अचानक एक बड़ा हंगामा हुआ, जिसके साथ एक बड़ी आवाज आई। एक जंगली बैल अचानक आगे बढ़ा। उसका पूरा शरीर मजबूत सुनहरी खाल से ढका था। उसके 2 सींग 30 मीटर से ज्यादा लंबे थे और उसके पैर हर कदम के साथ जमीन को फाड़ रहे थे। वह दूसरा काम था, 45 लेवल का बैल। ये देखकर मैंने बिना सोचे अपनी ताकत बढ़ाने का मंत्र पढ़ दिया। वह भेड़िया गरजा, उसका शरीर तेजी से बढ़ा, काली आग भड़की और सुनहरी रोशनी एक साथ दिखाई दी। एक पल में उसकी पूरी ताकत बाहर आ गई, अपनी सबसे बड़ी ताकत पर। ठीक तभी बैल के तेज पंजे सीधे भेदिये की तरफ बढ़े। भेदिये ने अपने दोनों आगे के पैर उठाए, रोकने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हुए। भारी झटके के नीचे भेड़िया तुरंत तेजी से पीछे धकेला गया। जमीन पर एक लंबी गहरी खाई बन गई। दोनों बड़े जीव तुरंत कई हजार मीटर दूर चले गए और हवा में ड्रोन्स उनका पीछा करने के लिए तेजी से बढ़े। उसी समय कमांड सेंटर में उस्ताद यांग ने तुरंत नीचे हुक्म भेजा। उस रास्ते पर मौजूद छात्रों को जल्दी दूर हटने के लिए कहा। जंगल से जीवों को बुलाकर लड़ना उनका ध्यान नहीं रखेगा। अफसरों ने यह सुना और तुरंत काम शुरू किया। भेदिये ने अपने दोनों पैर आगे बढ़ाए, जो काली रोशनी से ढके थे। फिर अचानक जोर लगाया। बैल को नीचे गिराते हुए उसका भारी शरीर जमीन पर गिरा और धूल का एक गुब्बार उठा। इस समय वहां एक ग्रुप था। तेजी से भागकर कई 100 मीटर दूर जाने के बाद 2 आदमी और 3 औरतें पीछे मुड़े
और अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। तो ये वजह थी कि कमांड सेंटर ने उन्हें जाने के लिए कहा था। अच्छा हुआ कि वे काफी तेज भागे, वरना वे इस लड़ाई के झटके से ही मारे जाते। रुको, उनमें से एक 45 लेवल का था तो दूसरा सिर्फ 16 का क्यों था? 16? मेरे भगवान, आप मुझसे कह रहे हैं कि यह 16 लेवल है? पांचों लोग अचरज से देखने लगे। पास ही खड़ी उस्ताद लड्डकी ने हंगामा देखा और तुरंत वहां भागने की तैयारी की, पर जियांग वुई चुपचाप सामने आई। उसका रास्ता रोकते हुए कहा, चिंता मत करो, वह हमारे पहले साल के छात्र का जीव है। ये सुनकर वो उस्ताद लड्डकी रुक गई। उसकी आंखें अचरज से भर गईं। पहले साल का छात्र? आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हैं ना? उसका चेहरा देखकर जियांग वुई धीरे से मुस्कुराई। उसने शांति से कहा, वो इस क्लास में सच में सबसे आगे है। वो उस्ताद लाल लड्डकी दंग थी। क्या यह सिर्फ सबसे आगे है? वह साफ तौर पर एक जादुई लड़का है। अपने पहले साल में ही उसके पास चौथे स्तर के उस्ताद जैसी ताकत है। मैंने ऐसी लड़कने की ताकत के बारे में पहले कभी सुना भी नहीं है। क्या यह बड़े कॉलेज की असली ताकत है? क्या वह उसका छात्र है? उसने एक अजीब चेहरे के साथ वुई की तरफ देखा। वुई का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। उसने अपना गला साफ किया और कहा, वह लगभग ठीक है। वो और जी फेई बचपन के दोस्त हैं। उसके छात्र मेरे अपने जैसे हैं। इस तरह सोचना सही है। यह सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे चेहरे पर तुरंत तारीफ का एक भाव आ गया। आधे घंटे बाद भेदिये ने आखिरकार बैल को पूरा निगल लिया। उसने आसपास देखा और अपने मालिक का कोई निशान न पाकर वह तुरंत पीछे मुड़ा। जल्दी ही उसने देखा कि 50 मीटर से ज्यादा ऊंचे एक बड़े मेंढक द्वारा मेरा लगातार पीछा किया जा रहा था। एक पल में भेड़िया गुस्से में आ गया। उसका शरीर आगे बढ़ा। भारी ताकत वाले पंजे ने नीचे वार किया और उस 36 लेवल के जीव को वहीं मार डाला। यह देखकर मैंने चैन की सांस ली। मैंने एक लंबी सांस ली और अपना ठीक करने का मंत्र पढ़ा। आधे घंटे आराम करने के बाद हम दोनों फिर से चल पड़े, शिकार करने के लिए 40 लेवल से ऊपर के जीव ढूंढते हुए। 2 काम पूरे हो चुके थे, पर मैंने उन्हें जमा करने के लिए बेस वापस न जाना चुना। इस तरह बार बार आना जाना बहुत समय खराब करता। कुछ कम पॉइंट मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरूरी बात अब भेदिये को जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़ने में मदद करना था। फिर मुझे अगले जादुई रास्ते में जाने के लिए 20 लेवल तक पहुंचना था। जब से मैंने जाना था कि इंसानों की हालत अच्छी नहीं थी, मेरे अंदर हमेशा एक अजीब सी जल्दी मची रहती थी। देर रात एक दहाड़ गूंजी। पहाड़ियों के बीच एक धमाका हुआ और भेदिये का पूरा शरीर अंधेरे में घिर गया। एक भयानक ताकत ने उसे घेर लिया। उसके पैरों के पास 2 40 लेवल के जीव पड़े थे। उनके शरीर काली आग में घिरे थे। लगातार बदलाव के बाद वह ताकत भेदिये के शरीर में समा गई। मैं सांस के लिए तड़प रहा था। मेरी दिमागी ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि मेरा मंत्र भी इसे संभाल नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग कमजोर और खाली था। मेरी शारीरिक ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। मेरा पूरा शरीर सुन्न था और दर्द कर रहा था। सिर्फ कुछ पल पहले मैंने भेदिये के लिए दूसरे जीव को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करके अपनी जान दांव पर लगाई थी। उन कुछ मिनटों में मैं लगभग लड़ाई हार गया था, पर बदले में जो मिला वह बहुत कीमती था। उस पूरे दिन में मैंने 40 लेवल से ऊपर के 15 जीवों को हराया था। भेदिये का आम साइज बढ़कर 58 मीटर हो चुका था। उसकी सारी ताकत बढ़ चुकी थी और शारीरिक ताकत 300 से पार थी। अगर मुझे अब फिर से उस बैल का सामना करना पड़े तो मैं उसे सिर्फ 10 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। मेरे बगल में 2 जीव पूरी तरह खत्म थे। उनके पॉइंट और बढ़ गए थे, जो पूरी सीमा तक पहुंचने से सिर्फ 1020 पॉइंट कम थे। जब उन्होंने मुझे इस तरह बेस पर वापस आते देखा तो सबने चैन की सांस ली। सोल्जर लड़की ने थूक निकला और चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। वह डरावना था। सिर्फ एक, मैंने उस दिन 40 लेवल से ऊपर के 15 जीवों को मारा था। अगर इन्हें पॉइंट में बदला जाए तो वह शायद 20 मिलियन से ज्यादा होगा। यह सुनकर सबने मेरी तरफ तारीफ से देखा।